बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फुल बुक की रिवीजन करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी की। और ये लेक्चर मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहता है जो सारा साल पढ़ते नहीं है और बाद में उनके माइंड में होता है कोई एक ही दिन सामरिक जादूगर आए और जादू की छड़ी घुमाए और उनका पेपर पास कर दें। ठीक है, तो फुल बुक में जितने भी चैप्टर्स होंगे उन सबकी हम ब्रीफ रिवीजन लेने वाले हैं, कौन कौन से एमसीक्यूज होंगे। तो जो लोग पहली बार कर रहे होंगे तो अपने पास पेन कलम वगैरह लाजमी रखेंगे उसको नोट डाउन करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों से शुरुआत करेंगे। हमारा जो टोटल बुक है कितने चैप्टर है भाई? चैप्टर 9। तो हमारे पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के अंदर आप लोगों ने बेसिकली डिस्कस क्या किया है? सबसे पहला एमसीक्यू बेटा यहाँ से क्या बनेगा? सबसे पहला एमसीक्यू ये बनेगा कि जो बायोलॉजी का लफ्ज है ये किस लैंग्वेज से निकला है, कहां से निकला है। तो ये चीज आप याद रखें। द वर्ड बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। और 2 ग्रीक वर्ड्स कौन से हैं? एक का नाम है बायोस, दूसरे का नाम क्या है? लॉगोस। तो 2 ग्रीक वर्ड है बायोस एंड लॉगोस, वहां से निकला है। और हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी के फादर कौन है? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जो है वो बायोलॉजी के फादर हैं और ये 2 लफ्जों से निकला है, बायोस एंड लॉगोस। सर इसमें नजर नहीं आ रहा, आपने जो लिखा है फ्रेम से बाहर है जी, कितना बाहर जा रहा है? ओके, मुझे बताना आप लोग नजर नहीं आ रहा। यहाँ तक आ रहे हैं ना ये वाली चीज? ये वाली चलिए ठीक है, हम फ्रेम रेडी कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो उसके बाद हम बायोलॉजी को डिफाइन कैसे करते हैं? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म चूज नहीं करेंगे, हम क्या चूज करेंगे? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसको आप नाम दे देंगे बायोलॉजी का। बायोलॉजी की 3 मेन डिवीजंस रहती हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम इस चैप्टर के ना एमसीक्यूज कवर कर लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन फिर लॉन्ग की तरफ जाएंगे। पहला एमसीक्यू है हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? अरिस्टोटल। नंबर सेकंड एमसीक्यू है बायोलॉजी का लफ्ज किस लैंग्वेज का है? ग्रीक लैंग्वेज का, यूनानी स्पॉन्जर। 2 लफ्ज है बायोस एंड लॉगोस। थर्ड एमसीक्यू scientific knowledge is a common heritage of mankind that is said by Dr. Abdul Salam। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम ने ये लाइन की थी, साइंटिफिक नॉलेज इज कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। उसके बाद समटाइम एमसीक्यूज बन जाता है कि जब हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं तो वो कहां पर स्टडी किया जाता है? इम्यून सिस्टम जब हम स्टडी करते हैं तो किस ब्रांच पे किया जाएगा? इम्यूनोलॉजी के अंदर। और इसी तरह से अगर इंसेक्ट की बात करें, स्पेशली स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड entomology। what is entomology? study of insects। entomology is a study of insects। उसको आप नाम देंगे entomology का नाम दे देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपकी बुक में लिखा गया रेनल सर्जरी। रेनल सर्जरी में हम किस चीज को रिपेयर करते हैं? आपने कहना है कि रेनल सर्जरी के अंदर हम लोग रिपेयर करते हैं किडनी को, हम लोग रिपेयर करते हैं लीवर को, यानी कि किडनी और लीवर के जो डैमेज पार्ट होते हैं उनको हम कहां में स्टडी करते हैं? हम लोग स्टडी करते हैं रेनल सर्जरी के अंदर। और उसके बाद वी क्रिएटेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। हमने हर एक जिंदा चीज को पानी से तख्लीक किया। ये बात किस सूरत में की गई है? सूरतुल अंबिया। सूरतुल अंबिया ये एमसीक्यू है, ये आपने याद रखना कि सूरतुल अंबिया के अंदर ये बात लिखी गई है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म किसमें की गई है? सूरतुल नूर के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सूरतुल नूर। और तीसरी सूरत कौन सी है? सूरतुल मोमिनून। वेरी गुड। और सूरतुल मोमिनून में, मोमिनून के अंदर उन्होंने हमें क्या बताया है? डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि एक बच्चा जो है, एक फर्द जो है, एक जानदार जो है वो बनता कैसे है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो वहां पर बताई गई है। तो ये हमने याद लिखे यहाँ पे सूरतुल नूर। और यहां पर हम लिखेंगे डेवलपमेंट से मुताल्लिक अगर रेलेवेंट एमसीक्यूज पूछेंगे, डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो बायो की किस सूरत में कुरान मजीद में है? दैट इज सूरतुल मोमिनून। उसके बाद एमसीक्यूज बायो एलिमेंट्स कितने होते हैं? हाउ मेनी बायो एलिमेंट्स? इट इज अ 16 बायो एलिमेंट। देयर इज अ 16 बायो एलिमेंट्स। इन 16 बायो एलिमेंट में से 6 होते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स। अब वो 6 मेजर बायो एलिमेंट कौन से रहते हैं? नंबर 1 ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस।
पोटासियम नहीं आएगा बेटा इसके अंदर। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत रहती है? 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1%। ये चीज याद रखेंगे कि अगर केमिस्ट्री के पेपर में आए एमसीक्यूज कैल्शियम के बारे में पूछा गया है तो वहां पर 1.5%। तो अभी तक कितने एमसीक्यूज पढ़े? नंबर 1 बायोलॉजी का लफ्ज निकला है ग्रीक लैंग्वेज से। नंबर 2 डॉक्टर अब्दुल सलाम ने क्या कहा था? साइंटिफिक नॉलेज इज द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। जो साइंटिफिक इल्म है वो पूरी दुनिया का, पूरी इंसानियत का एक मुश्तरका वर्सा है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एंटोमोलॉजी में किसको स्टडी करेंगे? स्टडी ऑफ इंसेक्ट को करेंगे। उसके बाद रेनल सर्जरी में कौन से पार्ट रिपेयर किए जाएंगे? किडनी और लिवर के डैमेज पार्ट रिपेयर किए जाएंगे। सूरत अंबिया में क्या लिखा गया है? हमने हर वाटर से क्रिएट किया और लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसमें 60 to 70% प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। उसके बाद बायो एलिमेंट्स कितने हैं? 16। सबसे ज्यादा कौन सा पाया जा रहा है? ऑक्सीजन। सबसे कम कौन पाया जा रहा है? फास्फोरस। मेजर बायो एलिमेंट्स में से। इसके अलावा और भी हैं, वो आप याद ना भी रखें तो भी चल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एमसीक्यूज में। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास आता है सिर्फ नेम्स। देखिए फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या होता है? राना टाइग्रेना। लेकिन राना टाइग्रेना को लिखना कैसे आपने? राना टाइग्रेना में राना जो है वो कंप्लीट आएगा, कैपिटल लेटर से आएगा, और टाइग्रेना में टी आएगा छोटा, टाइग्रीना, TIGRINA, टाइग्रीना। तो यहाँ पे देखिए राना टाइग्रीना अगर हाथ से लिखा गया हुआ तो आपने उसके नीचे क्या कर देंगे? अंडरलाइन कर देंगे इस तरह से। और राना जो है, राना का आर बड़ा आएगा और टी क्या आएगा? छोटा। अगर किसी एमसीक्यू स्टेटमेंट में टी बड़ा आ गया तो हम उसको चूज नहीं करेंगे क्योंकि वो एक गलत होगा। समझ में आ गया? ओके। और इसके अलावा अगर हाथ से लिखने के बाद उसको अंडरलाइन भी ना किया गया हो तो भी क्या कंसीडर किया जाएगा? गलत। और लेकिन अगर वो इटैलिक्स लैंग्वेज के अंदर, अगर वो टेढ़ी लिखाई में लिखा गया, क्या फिर उसको अंडरलाइन करेंगे? नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब आपके पेपर में जो आएगा लिखा हुआ वो इटैलिक्स के अंदर अगर वो देते हैं, टेढ़ी लिखाई में ऐसे लिख के देते हैं, तो उसके नीचे कभी भी वो अंडरलाइन नहीं हुआ होगा। तो फिर आपने उसको अंडरलाइन वाला चूज भी नहीं करना। पहली बात तो देखें नहीं, दूसरी बात आपने चूज भी नहीं करना। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लांट के बारे में, प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या नाम दिया जाता है? फ्लावर का। प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम नाम देते हैं फ्लावर का। और प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कौन से होते हैं? रूट, स्टेम, लीव्स। ये सारे के सारे कौन से पार्ट होंगे? वेजिटेटिव पार्ट्स। तो हियर आ गया रूट, उसके बाद आ गया स्टेम, उसके बाद आ गया लीव्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे दोबारा से देख लीजिए, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट, प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट वो पार्ट जो किसमें हिस्सा लेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेंगे। और वेजिटेटिव पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि वो किसी भी किस्म की रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो उसको आप नाम देंगे वेजिटेटिव पार्ट। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा, हमारे पास साइंटिफिक नेम आता है इसका, और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? मस्टर्ड प्लांट का ब्रासिका, ब्रासिका कंपेस्टरस। ब्रासिका कंपेस्टरस में सी क्या आएगा? छोटा, कंपेस्टरस। तो इस तरह से याद है ब्रासिका कंपेस्टरस, राना टाइग्रेना, और ये सारे एमसीक्यूज फर्स्ट चैप्टर के। अब हम चलें शॉर्ट क्वेश्चंस की जानिब। एमसीक्यूज रेडी हो गए सबको? सिर्फ यही एमसीक्यूज पूरे चैप्टर में से बनते हैं और कोई नहीं बनेगा। यहाँ पर एक और बनता होता है, फेमस एमसीक्यूज है, वो ये है कि वो पूछते हैं बेटा वॉलबक्स के बारे में। एमसीक्यूज ऐसे सारे में से आता है ना, तो ये आपको याद रखना है कि जो वॉलबक्स होता है ये क्या होता है? एक यूकैरियोटिक होता है और साथ में क्या होता है? ग्रीन एल्जिन होता है बेटा, यूकैरियोटिक एंड कलोनियल। यूकैरियोटिक एंड कलोनियल, ये एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज पूछा जाता है वॉलबक्स के बारे में। तो वॉलबक्स के बारे में आपने ये दो पॉइंट याद रखने हैं कि यूकैरियोटिक भी होते हैं और साथ में ये कलोनियल भी होते हैं। दैट इज अबाउट द वॉलबक्स। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की जाने जाएंगे जो इंपॉर्टेंट वाले रहते हैं। नंबर 1, बायो की 3 डिवीजंस थी, कौन कौन सी? ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब ज़ूलॉजी के अंदर आप इसको ऐसे याद रखें, ज़ायोलॉजी में स्टार्ट भी किया गया जू। जू में क्या होते हैं? एनिमल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल की स्टडी को क्या नाम देंगे? ज़ूलॉजी। यानी कि हम ह्यूमन बीइंग की स्टडी कर लें, किसी भी किस्म के एनिमल की स्टडी करें, वो ज़ूलॉजी में आएगा। वी आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग तो है लेकिन हम एनिमल्स भी हैं, तो हम एनिमल्स क्यों कंसीडर किए जाते हैं?
Because हमारे कुछ प्रैक्टिसेस हैं हाँ, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे एनिमल से मिलते हैं? बिकॉज वी आर हेटेरोट्रॉप्स। जैसे एनिमल्स अपने खुराक के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम लोग भी ऐसे करते हैं। बॉटनी की अगर बात करें तो बॉटनी में आप किसको स्टडी करते हैं? प्लांट्स को। और तीसरी डिवीजन बायो में कौन सी है? दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम किसे स्टडी करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके पास क्या आ जाएगा? नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 साइनोबैक्टीरिया, नंबर 3 वायरसेस वगैरह जो है वो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंसीडर किए जाएंगे। यहां से ना एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता होता है समटाइम। वो कहते हैं कि राइट अबाउट द डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी एंड एनी 5 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो 3 डिवीजन्स तो आपको आने ही चाहिए। उसके साथ हम 5 ब्रांचेस जो हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांचेस जो हैं वो लास्ट में सबसे पहले देखेंगे, जिसके साथ साथ आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर होगा और जिसके साथ साथ आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। कभी भी पेपर में सारी ब्रांचेस नहीं पूछी जाती, लेकिन एक चीज याद रखनी है कि जब आपने पेपर में डिवीजन्स या ब्रांचेस लिखनी है तो आपको एक चीज लाजमी देना पड़ेगी, वो क्या है? एग्जांपल्स। गुड, एग्जांपल आपको लाजमी देना पड़ेगा। जैसे कि प्लांट में एग्जांपल किसके देंगे? कीकर प्लांट, ऑरेंज प्लांट, मैंगो प्लांट, कोई भी लिख सकते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने लिखी थी बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा पहली जो 5 ब्रांचेस हैं उनमें से एक ब्रांच आ गई हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? ये हमें डिस्कस करनी है। सेकंड नंबर के ऊपर हमें जो डिस्कस करना है दैट इज द एनाटॉमी डिस्कस करनी है। तीसरे नंबर पे बेटा हमें डिस्कस करनी है हिस्टोलॉजी। चौथे नंबर पे हमें डिस्कस करनी है सोशियोबायोलॉजी। और पांचवें नंबर पे बेटा हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी। इसके अलावा और भी ब्रांचेस होंगी, लेकिन हम लोग ये वो 5 हैं जो हम करेंगे। इसकी रीजन बता देते हैं आपको, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सप्लोर किया था मैंने, तो पेपर में ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में ये 5 आती हैं, ठीक है। साथ में ये वाली भी, ये भी ब्रांच है। तो पेपर में क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ये ज्यादा पूछते हैं, तो इसलिए अगर हम यही कर लेते हैं तो ये शॉर्ट भी कवर करेगा और आपका लॉन्ग भी कवर कर देगा। क्योंकि लॉन्ग में तो आपने कोई भी 5 लिखनी है ब्रांच, जरूरी नहीं है ये लिखें, आप कोई भी 5 लिख दीजिए। तो अगर आपने ये एज अ शॉर्ट किया तो आप लॉन्ग भी लिख लेंगे। बायोटेक्नोलॉजी नंबर 1। बायोटेक्नोलॉजी में हम करते क्या है? मान लीजिए हमारे पास है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से जितनी भी मेडिसिन, वैक्सीन वगैरह आपने बनवानी है, आप उसको कमांड दे देंगे और वो क्या कर देगा? उस कमांड के मुताबिक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, बैक्टीरिया वगैरह सब कुछ बनाएगा। अब वो इस्तेमाल कौन करेगा? हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इंसुलिन बनाना है तो मैं इंसुलिन वाला जो जीन होगा वो किसको दे दूंगा? इस बैक्टीरिया को दे दूंगा। और ये इंसुलिन वाले जीन का इस्तेमाल करेगा और किस चीज को बना देगा? इंसुलिन बना देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? यूज ऑफ, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं बेटा, इंसुलिन तो बनाएंगे ना हम। यूज ऑफ किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। मैंने यहाँ पे ये लिखा कि हम किसका इस्तेमाल करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे इंसानियत के फायदे के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंसानियत के फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे? हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से क्या बनाया? इंसुलिन। हमने क्या तैयार की? वैक्सीन। अभी कोविड-19 की वैक्सीन आई ना, वो ऐसे तैयार की गई। उसके बाद क्या आ गई हमारे पास? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। उसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे? एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब अंदर वाली साइड। एनाटॉमी अंदर, एनाटॉमी अंदर। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर जो बॉडी के अंदर पाई जाती है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? लीवर, हार्ट, किडनी, मसल्स, राइट। तो उसको हम किस में स्टडी करेंगे? एनाटॉमी के अंदर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास हिस्टोलॉजी। बेटा इसके ऊपर एमसीक्यू बनता है हिस्टोलॉजी के ऊपर। तो हिस्टोलॉजी के ऊपर एमसीक्यू बनेगा। आपने क्या कहना है? स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यूज। ये किस में आएगा? हिस्टोलॉजी में। सोशियोबायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर क्या होता है? जैसे कि हमारा सोशल बिहेवियर क्या है? जब हम काम शुरू करते हैं तो हम काम, स्टूडेंट का सोशल बिहेवियर क्या रहता है? जब वो पढ़ने के लिए चैप्टर शुरू करता है तो स्टार्टिंग में बड़ा एनर्जेटिक होता है, लेकिन एंड वाली जो लाइन होती है ना, वहां पे जाकर वो क्या कहते हैं? बस एंड वाली लाइन नहीं करते। ऐसे ही होता है ना, एंड वाला पेज, एंड वाली लाइन हमेशा छोड़ दी जाती है। तो वो हमारा सोशल बिहेवियर है। तो स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सोशल बिहेवियर ऑफ
लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको बेटा आप इसमें कंसीडर कर देंगे। उसके बाद आ गया हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी काम कैसे करती है। तो फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अच्छा ये सबसे पहले आपने ये लाजमी लिख लाना है, बायोटेक्नोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। इस तरह से फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ structures, different parts and functions of living organisms। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स काम कैसे करते हैं, जैसे कि आई, एयर, ब्रेन, नोज, माउथ, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम बेसिकली क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गन्स, स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट कि ये काम कैसे करते हैं ये हम लोग स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी के अंदर। तो इस तरह से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर अप हो गया। अब अगला हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमने कैसे कवर करना है, देखिए ये फ्रेम के अंदर आ गया इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने कवर करनी है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एक बार सीक्वेंस बस याद रखनी है आपने, पहला कौन सा आएगा, फिर दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा और फिर आगे फॉरवर्ड जो है वो हम मूव कैसे करेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला लेवल जो आएगा दैट इज अ सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल में तीन चीजें आती हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब ये तीन मिलेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल, इनके मिलने से क्या बनेगा, एटॉमिक लेवल। और एटॉमिक लेवल में हमने कहा था कि हम एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं और उन एलिमेंट नेचुरली तौर पर कितने एलिमेंट पाए जाते हैं, 92। एमसीक्यूज में याद रखना है नेचुरली तौर पर कितने एलिमेंट हैं, 92। और उनमें से 92 में से बायो एलिमेंट कितने हैं, 16 बायो एलिमेंट्स हैं, 16 बायो एलिमेंट्स हैं। और वो बायो एलिमेंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, वो कौन से पाए जाते हैं वो एटॉमिक लेवल में डिस्कस करेंगे। एटम्स आपस में मिलेंगे तो एटम्स के आपस में मिलने से क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को किस लेवल पे डिस्कस करना है, मॉलिक्यूलर लेवल। अच्छा मॉलिक्यूलर लेवल में से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन ये बनेगा डिफरेंस बिटवीन माइक्रोमोलेक्यूल एंड मैक्रोमोलेक्यूल। अब माइक्रोमोलेक्यूल वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पर याद रखेंगे कि जो ग्लूकोज है ये किसके एग्जांपल में आएगा, माइक्रोमोलेक्यूल। ये एक मिस्टेक कर दी जाती है, इसको मैक्रो में टिक किया जाता है। मैक्रो को कैसे डिफाइन करेंगे, मैक्रो का मतलब होता है मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो मैक्रोमोलेक्यूल वो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ज्यादा। द मॉलिक्यूल दैट हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट इज नोन एज अ मैक्रोमोलेक्यूल। जैसे कि अगर एग्जांपल में हम लोग बेटा कहें प्रोटीन्स, स्टार्च, बेटा फैटी एसिड नहीं आएगा, फैटी एसिड माइक्रो में है। आपने पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 8 में, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल मिलकर क्या बनाते हैं, लिपिड्स। तो लिपिड्स जो होंगे वो कहां पर आएंगे, माइक्रो के अंदर। अब लिपिड मिलकर बनते हैं फैटी एसिड से, तो वो उसके छोटे यूनिट है वो किस में जाएंगे, माइक्रो में। प्रोटीन एक बड़ा यूनिट है, प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड कहां जाएगा, माइक्रो में। तो इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह ये सारे सारे किस में आएंगे, माइक्रो के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। तो ये आपने बेटा याद रखना है माइक्रो और मैक्रो के बीच में। अब मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो मॉलिक्यूल्स के आपस में मिलने से क्या बनेगा, ऑर्गेनेली। हमारे सेल के अंदर कितनी ऑर्गेनेलीज रहती हैं, तकरीबन 8 डोजन। कितनी रहेंगी, 8 डोजन। डोजन बोलना है आपने। डोजन का मतलब कितनी होती है, 12। अब इन 12 में से एमसीक्यूज चैप्टर 4 में से एमसीक्यूज आगे थोड़े से बीच में लेके आ रहा हूं, ठीक है। कितनी ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो डबल मेम्ब्रेन होती है। इन 12 ऑर्गेनेलीज में से कितनी ऐसी होती है जो डबल मेम्ब्रेन होती हैं। तो आपने कहना है कि डबल मेम्ब्रेन में सिर्फ 3 आती हैं। डबल मेम्ब्रेन में कितनी आएंगी, 3। अब वो डबल मेम्ब्रेन में कौन सी 3 आएंगी, वो भी आप याद रखिए। नंबर 1 न्यूक्लियस, नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया कर लेते हैं जी बेटा। तीसरी कौन सी है, और तीसरी प्लास्टिड्स। तो ये 3 क्या होंगी, डबल मेम्ब्रेन होंगे। फिर उसके बाद अगर मैं आपको ये कहूं कि कौन सी वो ऑर्गेनेली होती है जिसके अंदर मेम्ब्रेन होती नहीं है, नो मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, नो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। तो ये कौन सी ऑर्गेनेली होगी, दैट इज अ राइबोसोम। एमसीक्यूज में याद रखेंगे राइबोसोम। हमारे चैप्टर 1 में एक एमसीक्यू लिखा गया है, वो ये लिखा गया है कि राइबोसोम आर स्पेशलाइज्ड फॉर। राइबोसोम किस लिए स्पेशलाइज होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो हम इसको वैसे भी क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। तो बेटा ये क्या तैयार करेंगे, प्रोटीन तैयार करेंगे। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एक और एमसीक्यूज बनाया गया है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया।
वहां पे लिखा गया माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर आंसर क्या होगा सेलुलर रेस्पिरेशन। वेरी गुड, शाबाश, अच्छी तैयारी आपकी बेटा। ओके, अब हम चलते हैं इससे आगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं इसके अलावा बाकी जो ऑर्गेनाइज है वो उनके गिर्द क्या होगा, आपने कहना सिंगल मेम्ब्रेन है। सिंगल मेम्ब्रेन के कोई एग्जांपल बच्चा बता दे। बाकी जितने हैं वो सारे सारे सिंगल मेम्ब्रेन ही हैं। हरिओम, वैक्यूल, वेरी गुड, नंबर 1 ब्रैक्यूल, उसके बाद गोल्गी अपरेटस, उसके बाद लाइसोसोम, उसके बाद सेंट्रियोल्स, ये सारे हम डिस्कस भी करेंगे चैप्टर 4 में। तो ये सारे के सारे बेटा आपके पास लाइसोसोम आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर ऑल कंसीडर्ड इन द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनाइज। अब ऑर्गेनाइज मिलेंगी तो ऑर्गेनाइज के मिलने से क्या बनता होता है सेल लेवल। ऑर्गेनाइज के मिलने से कौन सा लेवल बनता है सेल लेवल। सेल होते हैं दो तरह के, सेल होंगे दो तरह के। एक सेल होगा जिसको आप नाम देंगे प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को क्या नाम देंगे यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर वाजिया वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा और यूकैरियोटिक सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। हम इसको टिक कर देते हैं, प्रोकैरियोटिक में वाजिया न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस मौजूद होता है। कॉल आ रही है, इसकी आ रही है कॉल, अच्छा शाम साहब की है। तो सर के पास जाइए, सर को कहें शाम साहब को कॉल करके पूछ ले उन्हें कि मैं इधर हूँ। अच्छा चलेगा, बैक टू द टॉपिक। हमारे पास सेल में दो तरह के हमने सेल देखे हैं, ठीक है। अब एमसीक्यूज चैप्टर 4 में से बनेगा, ठीक है। वो ये बनेगा कि सबसे पुराना सेल कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल सबसे पुराना सेल है और अपडेटेड सेल कौन सा रहेगा यूकैरियोटिक सेल। चैप्टर नंबर 3 में से एक एमसीक्यू मैं दे रहा हूं आपको। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की जो टर्मिनोलॉजी थी, सबसे पहले ये नाम किसने दिया था, हरिया बोल दिया आ जाइए। प्रोकैरियोटिक ई चैटन, क्या नाम था एल्टन चैटन या ई चैटन, आपकी बुक में नहीं है तो बेटा ये किसने दिया था ई चैटन जो है उन्होंने ये नाम दिया था, कब दिया था 1937 के अंदर। ये एमसीक्यूज है बेटा, ये याद रखनी है। हम आपको पता है ना चीजें सारे कंक्लूड करेंगे इस तरह से अगर कोई भी एमसीक्यूज बीच में आता है। तो सेल को डिफाइन कैसे किया जाएगा, हम कहेंगे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल्स आपस में मिलेंगे तो सेल्स के आपस में मिलने से कौन सी चीज बनेगी टिश्यू। इसको डिफाइन करना बहुत आसान है, इसको टेंशन नहीं लेनी कि मैं इसको डिफाइन कैसे करूं। आपने कहना है ऑर्गेनाइज कंबाइंस टुगेदर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन, दे फॉर्म द सेल। सेल कंबाइन टुगेदर परफॉर्म सेम फंक्शन, फॉर्म टिश्यू। टिश्यू कंबाइंस टुगेदर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन, इट फॉर्म द ऑर्गन। ऑर्गन्स कंबाइंस टुगेदर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन, ऑर्गन सिस्टम। और इसी तरह से ऑर्गन सिस्टम कंबाइंस टुगेदर एंड परफॉर्म सेम फंक्शन, इट फॉर्म द इंडिविजुअल, इट फॉर्म द इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल से आगे जो बड़ा लेवल होता है उसको हम नाम देते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डिफाइन हम करेंगे जरूर लाजमी तौर पर। और पॉपुलेशन के बाद दूसरे नंबर पे क्या आएगा, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी और फिर क्या आ जाएगा बायोस्फीयर। पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोस्फीयर। तो ये बेटा बायोस्फीयर जो है ये आपके पास आ जाएगा, कंसीडर कर लेंगे हम लोग। चलिए जी, अब बेटा यहां तक तो आपका हो गया कवर। नंबर 1 सब एटॉमिक पार्टिकल, 3 आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसके बाद एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक लेवल कितने नेचुरल लेवल आए होंगे 92। बायो एलिमेंट कितने थे, सबसे ज्यादा कौन सा में से ऑक्सीजन, सबसे कम कौन सा था फास्फोरस, मेजर बायो एलिमेंट में से। उसके बाद एटम्स आपस में मिले, उनके मिलने से क्या बना मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है कम, मैक्रो का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है ज्यादा। उसके बाद मॉलिक्यूल्स आपस में मिले तो क्या बनी ऑर्गेनाइज के मिलने से सेल के बाद टिश्यू, आफ्टर द टिश्यू ऑर्गन के बाद देन बन गए इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कहते हैं एक जानदार को, जैसे कि मैं हूं आपके सामने। उसके बाद बन गया पॉपुलेशन। पॉपुलेशन किसको कहते हैं, एक ही वक्त में एक ही जगह पर एक ही स्पीशीज के जो मेंबर होंगे वो क्या बनाएंगे पॉपुलेशन। जैसे कि हमारी पॉपुलेशन है, हम एक ही वक्त में एक ही जगह पर हैं, तो ये कौन सी, ये किसकी एग्जांपल बन गई पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों का ग्रुप एट सेम प्लेस एंड सेम प्लेस
ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज, बेटा ये लास्ट में लिखना है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज at same place and same time, at same place and same time, जो कि क्या कर सकते हैं, same place at same time, that can interchange with each other, जो एक दूसरे के साथ लेन देन कर सकते हैं, वो क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन। हमारे बुक में पॉपुलेशन जी, हाँ ये आप लिख सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास, ठीक है। तो हमारी बुक के अंदर पॉपुलेशन की एक एग्जांपल है जो एमसीक्यूज में पूछी जाती है, और वो कौन सी है कि 2010 के मुताबिक पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी, 173.5 मिलियन, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब हम चलते हैं उससे आगे वाला, नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा लेवल, कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी में हम क्या डिस्कस करते हैं, कम्युनिटी लेवल में आपने डिफरेंट स्पीशीज, देखें पॉपुलेशन में एक स्पीशीज डिस्कस करेंगे, जब डिफरेंट पॉपुलेशन को एक टाइम में डिस्कस करेंगे तो क्या बन जाएगी, कम्युनिटी। तो मैं क्या लिखूंगा, स्टडी ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन की स्टडी को हम क्या नाम देंगे, कम्युनिटी। और पॉपुलेशन की सिंपल अगर डिफाइन करनी है तो आप क्या कहते हैं ना, स्टडी ऑफ सिंगल स्पीशीज, स्टडी ऑफ सिंगल स्पीशीज, वो किस में आएगा, पॉपुलेशन की सिंपल डिफाइन होगी। और स्टडी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज वो किस में आ गया, कम्युनिटी में। जैसे कम्युनिटी में दो होती हैं, एक होगी सिंपल कम्युनिटी, दूसरी आएगी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी वो कम्युनिटी जो कि छोटी होती है, और कॉम्प्लेक्स जो कि काफी बड़ी होती है। बड़ी कम्युनिटी में किसकी एग्जांपल आएगी, जंगल, फॉरेस्ट। और सिंपल कम्युनिटी में आपने एग्जांपल किसकी लेनी है, फॉलन लॉग की एग्जांपल देंगे। फॉलन लॉग का मतलब ये होता है कि जो दरख्त है वो गिरा हुआ है और उसके नीचे जो आप कीड़े मकोड़े देखने को मिल सकते हैं, तो वो आ गया आपका सिंपल। उसके बाद कम्युनिटी मिलेगी तो कौन सा लेवल बनेगा, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में हम क्या कहते हैं, जमीन में कोई भी ऐसा हिस्सा जहां पर कोई भी जिंदा जानदार रहता है वो किसमें आ जाएगा, बायोस्फीयर में आ जाएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद 3 मुस्लिम साइंटिस्ट का भी जिक्र है हमारे बुक के अंदर। नंबर 1 जाबिर बिन हयान, उसके बाद जाबिर बिन हयान, उसके बाद आ गया अब्दुल मलिक अस्माई और बू अली सीना। तो ये आ गए हमारे पास। जाबिर बिन हयान में पहली बात, ही इज द फादर ऑफ ओल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जो फादर हैं उनका नाम क्या है, जाबिर बिन हयान, नंबर 1। नंबर 2 हमें इनकी बुक्स बस याद रखनी है। इनकी कौन कौन सी बुक है, इनकी पहली बुक है अल नबातात, और दूसरी कौन सी है, अल हैवान। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब्दुल मलिक अस्माई की। अब्दुल मलिक अस्माई की कितनी बुक्स हैं, 3। नंबर 1 अलाबिल अल खैल, और तीसरा कौन सा है, अच्छा अलाबिल का मतलब क्या होता है, कैमल। उसके बाद अल खैल हॉर्स, और अल वहुश एनिमल्स। तो ये 3 आ जाएंगी किसकी, अब्दुल मलिक अस्माई की। अब्दुल मलिक अस्माई के बाद नेक्स्ट लास्ट में कौन आएगा, बू अली सीना। बू अली सीना को वेस्ट में किस नाम से पुकारा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन। हाँ, फादर ऑफ मेडिसिन भी, और अवेसिना किस नाम से पुकारा जाएगा, एविसिना। और इसके अलावा इनकी एक फेमस किताब है, क्या नाम है उसका, अल कानून फिर तब। उसके बाद हमारा इस चैप्टर नंबर 1 से एक आखिरी टॉपिक बचेगा जिसको हमने टच में लेना है, वो है हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो पंजाब के बच्चे हैं वो एक चीज गौर से सुने। नंबर 1 आपसे पूछा गया है पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हुए गलती कर देते हैं। क्या आपसे उन्होंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा है, क्या उन्होंने आपसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पूछा है, आखिर आपसे पूछा क्या गया है। अगर उन्होंने आपसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा है तो आपने वो चीज लिखनी है। अगर उन्होंने आपसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पूछा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर बेटा आपने ये चीज लिखनी है। ये दोनों में फर्क याद रखिएगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछेंगे तो ये लेवल आएंगे, आ जाइए सर। ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लेवल इनको एक्सप्लेन भी करेंगे, फिर वो ज्यादा ऑब्वियसली बात है, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो ज्यादा लोग नहीं हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा देंगे नहीं। अगर वो दे भी देते हैं तो आपको 4 नंबर के हिसाब से करना है।
ये नहीं है कि आप हर एक को उठा के लंबा लंबा एक्सप्लेन करते हैं, आप छोटा छोटा करेंगे फिर उसको। उसके बाद देखिए, अगर तो आप कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में तीन लेवल आते हैं। नंबर 1 यूनिसेलुलर, नंबर 2 मल्टीसेलुलर, और नंबर 3 पे आ जाएंगे कॉलोनियल। ये क्या है? तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरी आ गई कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब यहां पे बेटा ये चीज याद रखिएगा कि उन्होंने क्या आपसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पूछी है या सेल लेवल पूछा है। अगर तो सेल लेवल पूछा है तो फिर सिर्फ सेल लेवल ही एक्सप्लेन करिएगा। अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पूछी है तो फिर आप ये एक्सप्लेन करेंगे। समझ में आ गई बात? तो इनमें डिफरेंशिएशन भी बहुत जरूरी है। आखिर आपसे पूछा क्या गया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या हम कहेंगे ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन सेल, ऑर्गेनिज्म जो कि किससे मिलकर बना है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, उसको क्या नाम देंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो दो सेल से डिफरेंट सेल से मिलकर बना है, ये मैनी सेल से मिलकर बना है, उसको क्या नाम देंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर। और बेटा कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में आपने याद रखना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, वो हमसे पूछेंगे राइट अबाउट वॉल वर्क्स। आपने क्या लिखना है वॉल वर्क्स के बारे में? आपने कहना है कि वॉल वर्क्स जो है ये एक एल्गी होती है, हरियाली होती है, जो कि क्या बनाती है, कॉलोनी। जब बहुत सारे यहां से पूरा एमसीक्यू बनेगा, देखिए इधर ये है हमारे पास वॉल वर्क्स, ये वाली चीज। अब इसके अंदर देखिए, ये एक ऑर्गेनिज्म, दूसरा ऑर्गेनिज्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है ये एक ही जगह पर पाए जाते हैं। अब बेशक ये एक ही कॉलोनी में पाए जाते हैं, ये अपना काम खुद करेगा, ये खुद करेगा, ये खुद करेगा, हर अपना जानदार अपना काम क्या करेगा, खुद करेगा। अब मुझे बताएं क्या है कि दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर है? नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि ये कहे कि भाई ये खाने वाला काम तुमने करना है सारे के सब के लिए, सफाई वाला काम मैं करूंगा, निगरानी वाला काम मैं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है इनके बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से एमसीक्यूज बनेगा कि क्या वॉल वर्क्स के अंदर या कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ लेबर होता है? आपने क्या कहना है कि यहाँ पे किसी भी किस्म का डिवीजन ऑफ लेबर मौजूद नहीं होता। किसके अंदर? कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ये वॉल वर्क्स होता है क्या, एक एलजी होती है, ग्रीन एलजी होती है। समझ में आ गया? इस तरह से बड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे। एंड देन आफ्टर हमने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की दो एग्जांपल पढ़ी है आपके बुक में, फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट, और उसके साइंटिफिक नेम आपको हमने पहले यहाँ पे बता दिए, फ्रॉग का या फिर मस्टर्ड प्लांट का। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नंबर 1 पैरामीशियम, नंबर 2 जोगलेना, एंड नंबर 3 एमोइबा। ये बेटा इसकी एग्जांपल के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। इज इट क्लियर? चैप्टर नंबर 1 हमारा थारोली मुकम्मल हो चुका है। यहाँ से देख लीजिए जल्दी से। सेल लेवल के अंदर ये सेल से आगे वाले सारे लिखेंगे। अगर वो आपसे सेल लेवल पूछेगा तो फिर आपने सिर्फ सेल लेवल ही एक्सप्लेन करना है, सेल से आगे वाला नहीं लिखना है। सिर्फ क्या लिखना है? सेल लेवल। ये लोग में आदत है आता है लोग में। अब जाओ वहां से बोलिए वो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन है जी बेटा। ऑर्गन एंड हाँ ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ तो मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया है कि पहला सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा गया तो आपसे ऑर्गन सिस्टम के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर ये कम्युनिटी वाला, कम्युनिटी के बारे में भी लाजमी पूछते होते हैं, ये आपने लाजमी याद रखना है। फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। आ जाइए बेटा। ओके, यहाँ से फ्रेम में बताइए कहाँ तक आ रहा है? यहाँ तक आ रही है चीजें? हाथ आ रहा है मेरा? यहाँ तक? अच्छा यहाँ तक, इसका मतलब हमें रेज करना पड़ेगा। ओके, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से, यहीं से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर नंबर है 2 हमारे पास। चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है हमारे पास? सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। पहले हम इसके एमसीक्यूज कवर कर लेते हैं इस साइज के ऊपर। ठीक है, नंबर 1 पहला एमसीक्यू हमारे पहले पेज से बनेगा कि जो साइंटिफिक एक होता है प्रॉब्लम, एक होता है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड कौन इस्तेमाल करता है? तो आपने ये चीज याद रखनी है, साइंटिफिक मेथड कौन इस्तेमाल करेंगे? बायोलॉजिस्ट भी इस्तेमाल करेंगे, ज़ूलॉजिस्ट भी इस्तेमाल करेंगे, फिजिक्स जो होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट सारे ही इस्तेमाल करेंगे। आपने एमसीक्यूज के तौर पर याद रखना है
कि साइंटिफिक मेथड सिर्फ बायोलॉजी से इस्तेमाल नहीं करते, जो फिजिक्स के साइंसदान होते हैं वो भी इस्तेमाल करेंगे, केमिस्ट्री वाले भी इस्तेमाल करेंगे, बाकी सारे भी इस्तेमाल करेंगे। पहला एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर सेकंड, हमारे पास 1 लीटर एथेनॉल का वजन कितना होता है? 1 लीटर एथेनॉल का वेट कितना रहता है? 7, 8, 9 ग्राम। 7, 8, 9 ग्राम। और 1 लीटर वाटर का वजन कितना होता है? 1 लीटर वाटर का वेट कितना रहता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। ये किसका रहेगा? 1 लीटर वाटर का वेट रहता है। 1 लीटर एथेनॉल का 7, 8, 9 ग्राम, 1 लीटर वाटर का 1000 ग्राम। उसके बाद पूछा जाएगा क्या एक अच्छे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जा सकता है? आपका आंसर क्या होना चाहिए? अ गुड हाइपोथेसिस कैन बी फाल्सिफिएबल। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि जो मलेरिया है, मलेरिया का जो लफ्ज है वो किस लैंग्वेज से निकला है? मलेरिया वर्ड किस लैंग्वेज से आया है? नहीं आता ना? इटालियन। कहां से निकला है? इतालवी जुबान से। इतालवी जुबान का लफ्ज है। किस जुबान का लफ्ज है? इटालियन। इतालवी कौन सी जुबान है? इतालवी जुबान का लफ्ज है, इटालियन लैंग्वेज का लफ्ज रहता है। उसके बाद मलेरिया के ऊपर 3 मेन लोगों ने काम किया है। नंबर 1 लेवान, नंबर 2 एएफए किंग, नंबर 3 रोनाल्ड रॉस। सीक्वेंस में याद रखेंगे, पहले किसने काम किया? लेवान। लेवान के बाद एएफए किंग ने, और उसके बाद किसने किया? रोनाल्ड रॉस ने किया। अब लेवान ने कब काम किया? आपने कहना है 1878 के अंदर। एएफए किंग ने कब काम किया? 1883 में। यहाँ पर एक फेमस एमसीक्यू इसका बनता है, एएफए किंग ने कितने ऑब्जर्वेशंस किए? कितने किए थे? 20 ऑब्जर्वेशंस किए थे। और ये कब किए थे? 1883 में। और रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था? 1880s के अंदर इसने एक्सपेरिमेंट किए थे। और यहाँ से एमसीक्यू ये बनेगा कि रोनाल्ड रॉस ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे? स्पैरो के ऊपर। किसके ऊपर किए थे? स्पैरो के ऊपर। और स्पैरो को कौन सा मच्छर काटता है? गलत। क्यूलेक्स। कौन सा काटेगा? क्यूलेक्स काटेगा। ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमन के ऊपर पहला एक्सपेरिमेंट कब होता है? 1898 के अंदर। और ह्यूमन को कौन सा मच्छर काटता है? एनोफ्लीज। एनोफ्लीज जो मच्छर है वो हमें बाइट करता है। उसके बाद जो डेंगू फीवर है, डेंगी जो फीवर है बेटा, उसको कौन काज करता है? मच्छर एड्स एजिप्टाई। एड्स एजिप्टाई जो मच्छर है वो क्या काज करता है? डेंगी फीवर काज करता है। इज इट क्लियर? अभी तक एमसीक्यूज देखें। नंबर 1 साइंटिफिक मेथड को सभी यूज करेंगे, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, फिजिक्स। 1 लीटर एथेनॉल का वजन कितना है? 789 ग्राम। 1 लीटर पानी का वजन कितना है? 1000 ग्राम। मलेरिया वर्ड किस लैंग्वेज का है? इटालियन लैंग्वेज का। 3 लोगों ने काम किया उसके ऊपर। कौन कौन? लवेन ने कब काम किया? 20 ऑब्जर्वेशन किसके फेमस है? कब किया था उसने? 1883 में। और रोनाल्ड रॉस ने कब किया? 1880 के अंदर। और ह्यूमन के ऊपर पहला एक्सपेरिमेंट 1898 में। ह्यूमन को काटने वाला मच्छर एनोफ्लिस, मॉस्किटो को काटने वाला क्यूलेक्स, और डेंगू फीवर काज करने वाला एडिस एजिप्टाई। और आखिरी एक एमसीक्यू इस चैप्टर का वो ये है, एक और रह गया, एक अच्छे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया जा सकता है। और हमारे पास साइंटिफिक लॉ या बायोलॉजिकल लॉ 2 होते हैं। नंबर 1 मेंडल्स लॉ, नंबर 2 हार्डी वेनबर्ग लॉ। मेंडल्स लॉ एंड हार्डी वेनबर्ग लॉ। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब हम लोग चलते हैं आगे जरा। मलेरिया के बारे में ये बता सकते हैं कि माला में बैड और हाँ, माला का मतलब बैड और एरिया का मतलब हवा, एयर। ठीक है, तो चलें अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन जरा देख लेते हैं कौन से शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आते हैं। नंबर 1 पहला शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बेटा वो आपसे हमसे ये पूछेंगे व्हाट इज हाइपोथेसिस, और साथ में क्या पूछेंगे? इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी खुसूसियात। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछेंगे? वो हमसे पूछेंगे हाइपोथेसिस पूछेंगे। किसका? हाइपोथेसिस ऑफ, हमें हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन याद करनी है। हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन ऑफ लेवान। हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन ऑफ लेवान। और चौथा हमारे पास क्वेश्चन कौन सा पूछेंगे? ऑब्जर्वेशंस। हाँ बेटा ये भी आएगा, ऑब्जर्वेशंस ऑफ एएफए किंग। पांचवा क्वेश्चन थ्योरी और लॉ में फर्क बताना है आपने।
और छठा क्वेश्चन कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल। और एक आखिरी व्हाट इज बायो इनफॉर्मेटिक्स। बस 5-6 क्वेश्चन है और इसमें से 9 क्वेश्चन नहीं आता होता। रेशियो प्रोपोर्शन जी रेशियो प्रोपोर्शन रेशियो प्रोपोर्शन भी है लेकिन वो आप मैथ के अंदर भी कवर हो जाते हैं तो इस वजह से। और डाटा ऑर्गेनाइजेशन। जी बेटा वो आएंगे डाटा ऑर्गेनाइजेशन, कैसे डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है, डाटा को कलेक्ट कैसे किया जाएगा वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ गया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करना है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कुड बी एनी क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड बाय अ स्टूडेंट टू अ टीचर, that is asked by a student to a biologist, that is asked by an institute to a biologist। कोई भी ऐसे क्वेश्चन जो या तो एक बच्चे के जहन में आएगा या एक अदारा अपने बिहाफ पर किसी भी बायोलॉजिस्ट से पूछता है, वो क्या बन जाएगा? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। And comes in biologist mind में himself। या फिर बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद आ जाता है। समझ में आनी बात, जैसे कोरोना वायरस बायोलॉजिस्ट के माइंड में आया ना कि कोरोना वायरस ये फैलता कैसे है ना, तो दैट इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कैसे डिफाइन करेंगे? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कुड बी एनी क्वेश्चन दैट कम्स इनटू माइंड ऑफ अ स्टूडेंट दैट इज आस्क्ड बाय अ इंस्टीट्यूट और दिस क्वेश्चन कम्स इटसेल्फ अराइज इन द माइंड ऑफ अ बायोलॉजिस्ट इज नोन एज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। समझ में आ गया? उसके बाद आ गया हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या कहते हैं हम लोग? मुशाहिदात की तहकीक तलब वजाहत को क्या नाम दिया जाएगा? हाइपोथेसिस। इंग्लिश में कहें तो ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो चीज हम देंगे वो क्या होगा? हाइपोथेसिस। क्या इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैं यहां पे लिखूंगा टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसको बेटा क्या नाम दिया जाएगा? उसको नाम देंगे हाइपोथेसिस का नाम देंगे। और हमने ये याद रखना है कि एक अच्छा हाइपोथेसिस की खासियत क्या होती है? नंबर 1 सादा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, हर कोई इसको समझ सके। नंबर 4 इसके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम इसको क्या कर सकें? गलत साबित कर सकें। इज इट क्लियर? 4 प्रॉपर्टीज करें। नंबर 1 सादा होना चाहिए, इट कुड बी सिंपल स्टेटमेंट, टेंटेटिव स्टेटमेंट, could be easily understandable। नंबर 4 is टेस्टेबल। और उसके बाद हम इसको क्या कर सकें? फाल्सिफिएबल इसके अंदर लाजमी होना चाहिए। उसके बाद आ गया हमारे पास हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन ऑफ लिवान। अच्छा, लिवान ने सबसे पहले ये सोचना शुरू किया था कि मलेरिया की वजह क्या है। तो लिवान का जो हाइपोथेसिस था वो ये था कि प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया। इसका हाइपोथेसिस क्या था? प्लाज्मोडियम इज कॉज ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया की जो कॉज है वो क्या है? प्लाज्मोडियम। ये असल में क्या था? दैट इज अ हाइपोथेसिस। डिडक्शन क्या बनी? अगर सुनिए, अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है तो जितने भी लोग जिनको मलेरिया है उनके ब्लड में क्या होना चाहिए? प्लाज्मोडियम होना चाहिए। इसने कितने लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? 100 में से कितने लोगों हेल्थी 100 लोगों का इसने ब्लड टेस्ट किया था। उनमें से 93 लोग ऐसे थे जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था, लेकिन 7 लोग ऐसे भी थे जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था लेकिन उनको मलेरिया नहीं था। फिर इसने उस चीज को एक्सप्लेन कैसे किया था? इसने कहा कि उन जानदारों की, उन इंसानों की बॉडी के अंदर ये प्लाज्मोडियम किस पीरियड में है? इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड। व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड किसको कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? एक वायरस के, एक पैथोजन के बॉडी में एंटर होने के बाद से लेकर बीमारी की इलामात शो तक करने का वक्त क्या कहलाएगा? इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कि मान लें कि जो प्लाज्मोडियम है वो सुबह को 4 बजे मेरी बॉडी में एंटर हुआ, शाम को 4 बजे मुझे मलेरिया के सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हुई। अब सुबह 4 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 12 घंटे का जो पीरियड कहलाएगा उसको क्या नाम देंगे? इंक्यूबेशन पीरियड का नाम देंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद बेटा हमारे पास आते हैं ऑब्जर्वेशन। डिडक्शन क्या बना इसका? अगर देखें इफ प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया then plasmodium should be present in of malarial patient। अब हमारे पास आ गया ऑब्जर्वेशन ऑफ AFA किंग। AFA किंग की ऑब्जर्वेशन क्या थी? पहला ऑब्जर्वेशन, वो लोग
जो घरों के अंदर सोते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस कम होते हैं उन लोगों के जो घरों से बाहर सोते हैं। नंबर सेकंड, जो लोग जो कमरों के अंदर सोते हैं, घरों में सेहन के बजाय कमरों के अंदर सोते हैं, उनको मलेरिया के चांसेस कम रहेंगे जो सेहन में सोते हैं। नंबर थर्ड, जो कमरों में नेट्स के नीचे सोते हैं उनको मलेरिया के चांसेस क्या रहते हैं, कम रहते हैं एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो नेट्स के बगैर सोते हैं। तो ये फेमस ऑब्जर्वेशन किसने, AFA किंग के, किसने की, कितने किए थे, कब किए थे, 1883 में। उसके बाद इसने एक हाइपोथेसिस भी दिया था। इसने क्या हाइपोथेसिस दिया था, मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। बेटा हाइपोथेसिस आपको आने चाहिए इनके, मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है। उसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन आता है थ्योरी एंड लॉ। इसको आपने ऐसे याद रखना है कि हमारे पास सबसे पहले क्या बनेगा, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद क्या बनेगी, थ्योरी, और उसके बाद क्या बनेगा, लॉ। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे ये याद रखेंगे। हम कहेंगे अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट ना हो तो हाइपोथेसिस जो होगा बेटा वो किसमें चेंज हो जाएगा, थ्योरी के अंदर। तो हम कहेंगे when a test is performed on hypothesis and it is not rejected, it is changed into theory, या it become theory। जब थ्योरी के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया जाए, थ्योरी रिजेक्ट ना हो, it becomes a law। और लॉ को कभी किया जा सकता है रिजेक्ट, लॉ को कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इंफॉर्मेटिक्स का मतलब क्या होता है, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को प्रोसेस करना। तो इसका टोटल मतलब ये बनता है बायो इंफॉर्मेटिक्स का कि जब हम क्या करें, जब हम लोग बायोलॉजी के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैथमेटिक्स के रूल्स को अप्लाई करेंगे, उसको क्या नाम देंगे, बायो इंफॉर्मेटिक्स। use of mathematical rules and statistical proportions to solve a living organism problem is known as a bioinformatics। What is control in experiment? साइंस में जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसमें हम हमेशा दो ग्रुप्स बनाते हैं। एक ग्रुप को क्या नाम दिया जाएगा, कंट्रोल ग्रुप, और दूसरे को क्या नाम दिया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल। कंट्रोल ग्रुप के अंदर हम तमाम चीजें जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हम कुछ चीजें प्रोवाइड करते हैं, कुछ चीजें प्रोवाइड नहीं करते। और उसके बाद फिर हम कंट्रोल ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। मैं इसको डिटेल में नहीं लेके जा रहा क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत कम बनता है, कभी कभी बन जाता होता है। इज इट क्लियर? चलिए ये आपको चैप्टर नंबर 2, इसमें से आपको पता है कि लॉन्ग नहीं बनना, ये आपकी उसके रिवीजन होगा कंप्लीट। और हमारे पास है चैप्टर नेम इज बायो डाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायो डाइवर्सिटी के रिवीजन शुरू करेंगे, ठीक है। यहां से फ्रेम में यहां से मैं गिरी ना, पहले इस चैप्टर में से हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, एमसीक्यूज, ठीक है। ओके, नंबर 1 फेमस एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं, सारे नहीं करेंगे। पहला फेमस एमसीक्यूज, एनिमल्स की कितनी जो स्पीशीज हैं वो अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं, 1.5 मिलियंस। 1.5 मिलियंस डिफरेंट टाइप्स के हमें क्या डिस्कवर हो चुके हैं, एनिमल्स, और 0.5 मिलियंस टाइप के क्या डिस्कवर हो चुके हैं, प्लांट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। दूसरी चीज, तीसरा एमसीक्यू हमारे पास, अगर हम किसी इलाके के तमाम पौधों को एक ही साथ में डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, फ्लोरा। और अगर हम किसी पौधे के तमाम जानवरों को एक ही वक्त में डिफाइन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, उसको फाना। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास टैक्सोनॉमी हायरार्की। टैक्सोनॉमी हायरार्की के अंदर बेटा हमारे पास कुछ हमें देखने को मिलते हैं ग्रुप्स। नंबर 1 किंगडम, किंगडम के बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीन्स, और जीन्स के बाद स्पीशीज। क्लास, फैमिली, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीशीज। अब यहाँ पर एमसीक्यूज बनेगा कि जो फाइलम लफ्ज है वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, एनिमल्स के लिए। जब हमने क्लासिफिकेशन करनी है प्लांट की, या क्लासिफिकेशन हमने करनी है फंजाई की,
तो प्लांट और फंजाई की क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग लफ्ज क्या इस्तेमाल करेंगे? हम लोग लफ्ज इस्तेमाल करेंगे डिवीजन। सो डिवीजन का जो लफ्ज है वो हम तब इस्तेमाल करते हैं, पहले इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये एमसीक्यू बन गया हमारा। उसके बाद सीक्वेंस, सबसे बड़ा जो हमारे पास ग्रुप है वो कौन सा रहेगा? किंगडम। सबसे छोटा कौन सा रहेगा? स्पीशीज। फिर एमसीक्यूज एक इस तरह तर्ज अमल से बनाए जा सकते हैं। किंगडम इज अ ग्रुप रिलेटेड टू फाइलम, फाइलम इज अ ग्रुप रिलेटेड टू क्लास, इज अ ग्रुप रिलेटेड टू ऑर्डर, इज अ ग्रुप रिलेटेड टू फैमिली, इज अ ग्रुप रिलेटेड टू जीन्स, जीन्स इज रिलेटेड टू स्पीशीज। जब जीन्स कंबाइन करेंगे तो क्या बनेंगी? फैमिली के कंबाइन करने से इसका मतलब फैमिली छोटा ग्रुप है, ऑर्डर बड़ा ग्रुप है। समझ आ गई बात? तो इस तरह से भी एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला, which one is the largest taxon? Which one is the largest taxon? Kingdom. Kingdom is the largest taxon. सबसे smallest basic unit of classification? Species. Species is the basic unit of classification. अब तीसरा यहाँ पर एमसीक्यूज बनेगा अगस्टस रिवाइज। बेटा इन सिंगल को नाम देते हैं टैक्सोन का। क्या नाम देते हैं? टैक्सोन। तो एमसीक्यूज ये पूछा जाएगा कि अगस्टस रिवाइज ने क्या डिस्कवर किया था? आपने कहना ऑर्डर ऑफ टैक्सोन इज डिस्कवर्ड बाय अगस्टस रिवाइज। अगस्टस रिवाइज। उसके बाद क्लास और स्पीशी के जो ऑर्डर है वो किसने डिस्कवर करके दिए? क्लास और स्पीशी किसने डिस्कवर करके दी थी? टॉर्नीफोर्ड। कौन आएगा? टॉर्नीफोर्ड। टॉर्नीफोर्ड। इस तरह से ये हमारा एमसीक्यू आ गया, टॉर्नीफोर्ड। अभी तक देखें कितने एमसीक्यूज कवर किए। नंबर 1, एनिमल की कितनी वैरायटी हमें पता है? 1.5 मिलियन। प्लांट की कितनी पता है? किसी भी इलाके के तमाम पौधों को कलेक्टिवली क्या कहेंगे? फ्लोरा। किसी भी इलाके के तमाम जानवरों को कलेक्टिवली कहेंगे फाना। उसके बाद सबसे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? उसके बाद फाइलम। किसके क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल करेंगे? अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं प्लांट और फंजाई की तो लफ्ज क्या आएगा? डिवीजन। किंगडम के बाद क्या आएगा? डिवीजन। फिर क्या आएगा? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पीशीज। सबसे छोटे ग्रुप का नाम क्या होगा? स्पीशीज। किंगडम डिवाइड होगा तो क्या बनेगा? फाइलम के मिलने से क्या बनेगा? किंगडम। जो ऑर्डर ऑफ टैक्सोन है, ऑर्डर किसने डिस्कवर कर दिया? अगस्टस रिवाइज ने। क्लास और स्पीशीज को किसने डिस्कवर कर दिया? टॉर्नीफोर्ड ने। उसके बाद यहाँ से एक एमसीक्यू बनेगा कि ह्यूमन की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। हमारा जो किंगडम है, हमारे किंगडम का नाम क्या है? किंगडम एनिमेलिया। फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा। क्लास मैमेलिया। ऑर्डर प्राइमेट्स। क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स। फैमिली हमारी है होमिनाइडी। होमोनाइडी। और उसके बाद जीन्स आएगा होमो। स्पीशी आएगा होमो सैपियन या फिर एच सैपियंस। होमो सैपियन या फिर एच सैपियंस। ओके, दोबारा से इसको याद करना है। इसमें से एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि हमारी फैमिली कौन सी है, हमारा ऑर्डर कौन सा है, हमारी क्लास कौन सी है। दोबारा से, किंगडम एनिमेलिया ये हमारी क्लासिफिकेशन है। फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली जीन्स, होमो, स्पीशी, होमो सैपियंस। अगर हम पी प्लांट की बात करते हैं तो पी प्लांट के केस के अंदर किंगडम क्या आएगा? प्लांटी। किंगडम प्लांटी। और उसके बाद फाइलम लिखोगे कि डिवीजन। डिवीजन क्या लिखेंगे? डिवीजन। डिवीजन क्या होती है? मैग्निलोफाइटा। मैग्निलोफाइटा। उसके बाद क्लास मैग्निलोप्सिडा। क्या आ जाएगी? मैग्निलोप्सिडा। मैग्निलोप्सिडा। ऑर्डर फैबल्स। ऑर्डर फैबल्स। फैमिली फाबासियासी। फाबासियासी। जीन्स पाइजम। जीन्स पाइजम। और स्पीशी आ गई पाइजम सटिवम। ये आ गई हमारे पास स्पीशी। तो सबसे पहले तो हमें ये वाली चीजें याद करनी है एज अ एमसीक्यू के तौर पे। ये क्या बेच रहे हैं? जो सुन रहा हूँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है वो क्या बेच रहा है। हमारे पास दो तरह के किंगडम होते हैं, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे पहले किसने दिया था? अरिस्टोटल ने। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज गिवन बाय 3 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है
दैट इज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। और उसके बाद हमारे पास आ गई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट इज गिवन बाय रॉबर्ट विटेकर। तो दोबारा से हम कर लेते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय एरिस्टोटल, 3 किंगडम इज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकेल। तो यहां पे मैंने लिख दिया अरिस्टोटल। उसके बाद क्या आ गया अर्नेस्ट हैकेल HACKEL। और उसके बाद क्या आ गया रॉबर्ट विटेकर। कब दिया था इसने 1967 के अंदर। और अगर हम बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किसने किया था मार्कस एंड श्वार्ट्ज। अभी कितने किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा है 6 किंगडम। कितना चल रहा है 6 किंगडम आ चुका है 6 किंगडम चल रहा है। तो बेटा मार्गुलियस एंड श्वार्ट्ज यहां से एक और एमसीक्यू बनेगा कि जो मार्गुलियस एंड श्वार्ट्ज जो हैं 1988 के अंदर इन्होंने मॉडिफाई तो किया, लेकिन कौन सी बेस को मॉडिफाई किया था जेनेटिक्स। कौन सी बेस को मॉडिफाई किया जेनेटिक्स जो है बेटा इन्होंने जेनेटिक्स को मॉडिफाई करके दिया था। ये हम याद रखेंगे एमसीक्यूज के तौर पे। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन में मैंने चैप्टर नंबर 3 का एक एमसीक्यू बताया था। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की जो टर्मिनोलॉजी है वो किसने दी थी एच एडम। कब दी थी 1937। नेक्स्ट हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है बड़े ये किसने दिया था कार्लस लिनियस। नेक्स्ट एमसीक्यू फंजाई की सेल वॉल के अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है कार्बन। कौन सा केमिकल कार्बन। प्लांट की सेल वॉल में कौन सा केमिकल होता है सेलुलोज। और प्रोकैरियोट जो होते हैं उनकी सेल वॉल में कौन सा केमिकल पाया जाएगा पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो हम यहां पे लिख लेते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो किसकी सेल वॉल में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन। और पेप्टाइडोग्लाइकेन किसका मिक्सचर होता है अमाइनो एसिड और शुगर। अमाइनो एसिड प्लस शुगर इसका मिक्सचर होता है। उसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर इस दुनिया में कितने अफराद आ रहे हैं 180। कितने आ रहे हैं 180। एक्टिव बैठिए 180 पीपल जो हैं इस दुनिया में आ रहे हैं 1 मिनट के अंदर। उसके बाद हमारे पास साइंटिफिक नेम शुरू होते हैं। प्याज का साइंटिफिक नेम क्या होता है एलियम सीपा। उसके बाद साइंटिफिक नेम होता है हमारे पास स्टारफिश का क्या होता है एस्टेरियस रोबिन्स। उसके बाद हमारे पास तीसरा कौन सा होता है हाउस का कॉर्वस स्प्लेंडेंस। अच्छा आप लोग अपनी बुक्स बंद करो, इधर फोकस रखो, बंद कर दो इसको। अब ये रिवीजन चल रहा है तो आप या कंट्रीब्यूट करो या बैठ के सिंपली देखना है, ठीक है, ताकि अपने रिसेप्टिव माइंड के साथ। उसके बाद इंडेंजर्ड स्पीशीज पाकिस्तान के अंदर 3 है। कौन सी इंडस डॉल्फिन, नंबर 2 मार्को पोलो शिप और हुबारा बस्टर्ड है। एमसीक्यू ये बनेगा कि जो हमारे पास हुबारा बस्टर्ड जो है बेटा ये कहां से ट्रैवल करके आता है। आपने कहा सोवियत यूनियन से। कहां से सोवियत यूनियन के इलाकों से ट्रैवल करके आता है पाकिस्तान के डेजर्ट्स में। और ये कब आता है समर में या विंटर में विंटर सीजन में। कब आएगा इंडस डॉल्फिन के कितने मेंबर्स रह गए 600 मेंबर्स जो हैं वो क्या रह गए बाकी सारे क्या हो चुके हैं खत्म हो चुके हैं। तो इंडस रिवर हुबारा बस्टर्ड। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरा कौन से मार्को पोलो शिप। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है मार्कोर। और नेशनल बर्ड चकोर। और आखिरी एक एमसीक्यू यहां से बच गया जो मार्कोर है उसका लास्ट हैबिटेट बता दे कहां पर है। नेशनल पार्क में है कोयटा के अंदर नेशनल पार्क। और हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट जो है वो कब शुरू किया गया HJP प्रोजेक्ट 1992 के अंदर। गलत मत बोलो भाई 1992 के अंदर बड़े ये प्रोजेक्ट जो है वो दिया गया। इज इट क्लियर
अब हम चलते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी लाने में। सबसे पहला शॉर्ट एमसीक्यू देख लें, दोबारा रिवीजन करने हैं कि ठीक है? ओके है, ओके है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि बायोडाइवर्सिटी और उसकी इंपॉर्टेंस, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ये हमारा पहला क्वेश्चन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन कौन सा आ गया? टैक्सोनॉमी हायरार्की, टैक्सोनॉमी हायरार्की। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये भी आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पी प्लांट, वो हमने यहाँ पे ऊपर ही डिस्कस कर लेंगे। ये ऊपर वाली किसकी है? ह्यूमंस की, और नीचे वाली पी प्लांट की। ये आपने क्लासिफिकेशन भी करनी है, हमारे नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। उससे आगे शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा हमारे पास? अगला शॉर्ट क्वेश्चन, बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर हमारे पास वायरॉइड्स, वेरी गुड, ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है वायरसेस के बारे के अंदर। फिर हमारे से पूछा जा सकता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में, इसके ऊपर लॉन्ग भी बन सकता है। और फिर हमसे बेटा क्या पूछा जा सकता है? हमारे पास एक रह गया आप लोगों, डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, 2 चीजें और भी तो रह गई हैं, वो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो सफेदे के दरख्त होते हैं, सफेदे के दरख्त का नाम क्या होता है? यूकलिप्टस ट्री। कौन से प्लांट होते हैं? यूकलिप्टस ट्रीज जो होते हैं वो कहां से इंपोर्ट किए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। एमसीक्यू बनेगा, हम सफेदे के दरख्त कहां से मंगवाते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। और इसका काम क्या होता है? हम इसको नहर के किनारों पे लगा देते हैं ताकि मट्टी जो है, किनारे जो है, बाल टूटे नहीं। सही है। उसके बाद दूसरा किसका जिक्र है बेटा? 9 म्यूसल्स का। किसका? म्यूसल, मसल्स। क्या बोलते हैं? मसल्स। अब सी स्टार जो है वो किसको कहती है? मसल्स को। अगर किसी समुद्र के किसी हिस्से में सी स्टार के नंबर कम हो जाए तो उस हिस्से में जो मसल्स होंगे उसके नंबर क्या हो जाएंगे? बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये हमें याद रखना है। उसके बाद हमारे पास कितने क्वेश्चन आ गए? सर, एक्सटेंट और एंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं आता? जी जी बेटा, आएगा आएगा। क्लासिफिकेशन नहीं, वो थोड़ा हल्का रह जाता है, वो हमने पहले किया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आएगा इन डेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो बस इतने से क्वेश्चन है हमारे। देखें, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम क्या कहेंगे? द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बेटा, बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए जरूरी क्यों है? देखें नंबर 1, हम लोग जंगल हमारे लिए क्यों जरूरी है? हम उससे क्या हासिल करते हैं? फूड। नंबर 2 मेडिसिन। नंबर 3 वुड। नंबर 4 ऑक्सीजन। नंबर 5 हमारी पोल्यूशन को कम करते हैं। समझ आ गई बात? तो इसी तरह से एनिमल्स किस लिए हम करते हैं? खुराक के लिए, मेडिसिन को बनाने के लिए। ठीक है, हम किसको इस्तेमाल करते हैं? एनिमल्स को। हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने में भी किसका रोल रहता है? बायोडाइवर्सिटी का। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि हम उससे क्या हासिल करें? फूड, मेडिसिन, वुड, ऑयल्स, ऑक्सीजन, और एक किस चीज को कम करते हैं? पोल्यूशन को। एनिमल्स को हमेशा फूड, उसके बाद मेडिसिन के तौर के ऊपर, और ये हमारे इकोसिस्टम को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास टैक्सोनॉमी हायरार्की। टैक्सोनॉमी हायरार्की का मतलब ये होता है कि जब हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं लैडर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। किसके अंदर? लैडर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। तो हम उसको क्या नाम देंगे? टैक्सोनॉमी हायरार्की। लैडर लाइक स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन लैडर लाइक स्ट्रक्चर। लैडर लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। फिर शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा हमारे पास, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस। तो आपने बताना है हमारा किंगडम कौन सा है? एनिमेलिया, फाइलम, कॉर्डेटा। इधर सामने देखो, क्लास, मैमेलिया, ऑर्डर, प्राइमेट्स, फैमिली, होमिनिडी, जीनस, होमो, स्पीशीज, होमो सैपियंस। पी प्लांट का किंगडम कौन सा है? प्लांटी। कि पी प्लांट का डिवीजन, पी प्लांट का फाइलम नहीं आएगा, पी प्लांट की डिवीजन। डिवीजन क्या है? मैग्निलोफाइटा क्लास, मैग्निलोक्सिडा क्लास, फैबर्स ऑर्डर, फैमिली, सॉरी फैमिली,
खबासियासी, जीन्स, पाइजन, या क्या होता है? और स्पीशी पाइजन सैटिनम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी किसने थी? अरिस्टोटल। इसने दो किंगडम दिए थे। इसने कहा था एक किंगडम का नाम क्या है? किंगडम प्लांटी, और दूसरे का नाम क्या था? किंगडम एनिमेलिया। जितने भी इसने क्लासिफिकेशन की थी ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ की बेस के ऊपर, जितने भी जानदार अपने खुराक को तैयार कर सकते थे उनको क्या नाम दिया गया? ऑटोट्रॉफ्स। और वो जानदार जो अपने खुराक को तैयार नहीं कर सकते उनको क्या नाम दिया गया? हेटेरोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ्स को किस किंगडम के अंदर प्लेस किया गया? किंगडम प्लांटी के अंदर। और जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं उनको किस किंगडम में प्लेस किया गया? किंगडम एनिमेलिया के अंदर प्लेस किया गया था। इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद किंगडम, जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है इसको रिजेक्ट क्यों किया गया? क्योंकि एक जानदार डिस्कवर हो गया था जिसका नाम क्या था? यूग्रेना। अब यूग्रेना जो था इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स थे। दोनों का मतलब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इसमें प्लांट जैसी भी खसूसियात थी और एनिमल जैसी भी थी। प्लांट जैसी खसूसियात क्या थी इसमें? क्योंकि ये क्या करता था? फोटोसिंथेसिस। एनिमल जैसी खसूसियात ये थी कि जब सनलाइट नहीं होती थी तो ये क्या करता था? एनिमल की तरह दूसरों से क्या हासिल करता था? खुराक हासिल कर सकता है। एनिमल बिहेवियर उस वक्त शो करता था। तो हमने इसी वजह से कहा कि हमारे पास आगे यूग्रेना जो कि किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया का पार्ट रहेगा, उस जैसी खसूसियात शो करता है। उसके बाद आगे हमारे पास वायरसेस। क्या वायरस के पास कोई भी सेल होता है? नहीं। तो पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या होते हैं? ए सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं। दूसरी चीज हमें याद रखनी है, व्हाट इज वायरॉन, व्हाट इज प्रायोन, इनके बारे में देखिए। एक ऐसा वायरस जो कि मैच्योर हो चुका है, जो कि बीमारी काज कर सकता है, उसको क्या नाम देंगे? वायरॉन। और ऐसी प्रोटीन जो कि बीमारी काज कर सकते हैं उसको क्या नाम देंगे? प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या नाम देंगे? प्रायोन्स। सो प्रायोन्स को कैसे हम डिफाइन करेंगे? इन्फेक्शियस प्रोटीन इज नोन एज प्रायोन। व्हाट इज वायरॉन? इन्फेक्शियस नाइन इन्फेक्शियस वायरस। इन्फेक्शियस वायरस उसको क्या नाम देंगे? वायरॉन। इज इट क्लियर? और वायरस को कहेंगे क्या? ए सेलुलर पार्टिकल। क्या किसी किंगडम में रखेंगे इनको? कितने किंगडम होते हैं हमारे पास? 5। कौन कौन से? मलेरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? किसी भी जानदार को साइंटिफिक नाम देने को क्या नाम देंगे? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। Process of giving scientific name to living organism. Process of giving scientific name to a living organism is known as a binomial nomenclature. What is deforestation? Cutting of trees from jungle, from forest is called deforestation. What is endangered species? That is near to extinct. एक ऐसी स्पीशीज जो कि खत्म होने के करीब हो, खतरे में हो, जिसके कुछ मेंबर बचे हुए हो, उसको क्या नाम देंगे? एंडेंजर्ड स्पीशीज। और वो स्पीशीज जिसके तमाम मेंबर खत्म हो चुके हैं उसको क्या नाम देंगे? एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक ऐसी स्पीशीज जिसके तमाम मेंबर खत्म हो चुके हैं उसको नाम देंगे एक्सटिंक्ट स्पीशीज। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एंडेंजर्ड स्पीशीज 3 है। इंडस डॉल्फिन, इज इट क्लियर? तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन पहला कौन सा आएगा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। एक दूसरा आपके पास क्या बन सकता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोस्टली केसेस के अंदर। अब हम चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ। ठीक है, चलें इसको एक बार देख लीजिए दोबारा से। चैप्टर 4 शुरू करेंगे। क्या हाँ, पिछले रमजान की बात कर रहे हैं, 2020 की बात कर रहे हैं हम लोग। इस वक्त वो बच्चे भी उन्होंने बनाया भी था ना नाम अपना उस क्लास में। फिर 30 बच्चों में से 7 बच्चे बैठे भी थे इधर फुल नंबरों वाले, 505 में से 505 वाले बैठे थे 7 बच्चे, और 30 बच्चों में से 17 बच्चे टॉपर थे। तो मेहनत तो उन्होंने की ना, फिर सुबह सुबह उठ के आते थे। बड़ा मुश्किल काम है ये।
नहीं, आप लोग जो उठ के बैठे हुए हैं वो 9:30 बजे आए हैं सुबह सुबह। सुबह ही होती है। हाँ, सुबह सुबह उठ के 12 बजे के बाद बैठे सुबह खत्म हो जाती है। अच्छा, सुबह खत्म हो जाती है आपकी। चले, सुबह हमारी खत्म नहीं होती, पूरी दुनिया की खत्म आपकी फिर कब से खत्म होती है सुबह? होती है। अच्छा, चले उठ के आगे आ जाइए, आ जाओ उठ के। चले, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास सेल एंड टिश्यूज। नंबर 1 एमसीक्यूज कवर कर लेते हैं, क्योंकि सबसे आसान नंबर लेना किसमें होता है? एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे आसान नंबर जो आप ले सकते हैं इसमें से ले सकते हैं। अब देखिए जरा यहाँ पे आप लोगों ने सारी चीजें जो कवर की हुई हैं पहले भी, तो कंट्रीब्यूट करिएगा। नंबर 1, 1595 1595 क्या होता है? 1595 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम क्या होता है? ज़करियास जॉनसन। ज़करियास जॉनसन क्या बनाते हैं? पहला माइक्रोस्कोप। तो पहला माइक्रोस्कोप जो है वो कब बनता है? 1595 में ज़करियास जॉनसन। और इसकी जो मैग्निफिकेशन होती है वो होती है 3x to 9x। माइक्रोस्कोप की मदद से जो फोटो लेंगे उस फोटो को क्या नाम देंगे? माइक्रोग्राफ। माइक्रोग्राफ का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 माइक्रोस्कोप्स बनती हैं। नंबर 1 लाइट माइक्रोस्कोप, नंबर 2 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कितनी होती है? 300x और रेजोल्यूशन कितनी होती है? 0.2 माइक्रोमीटर, और मैग्निफिकेशन आ गई 1500x। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन होती है वो होती है 0.2 नैनोमीटर, और इसकी मैग्निफिकेशन होती है 250,000 x या फिर 2.5 लाख। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं 1665 में पहला सेल डिस्कवर होता है, जो कि कौन करेगा? रॉबर्ट हुक। कौन करेगा? रॉबर्ट हुक फर्स्ट सेल डिस्कवर करता है। 1674 में क्या होता है? 74 एक साइंटिस्ट लिविंग सेल डिस्कवर, पहला लिविंग सेल कब डिस्कवर होगा? 1674, और उसको नाम क्या दिया जाएगा? एनिमल क्यूल्स का नाम दिया जाएगा। और ये देगा कौन? एंटोन वॉन लीवन हुक। हुक साहब जो है लीवन हुक वो बेटा करते हैं। 1831 में क्या डिस्कवर होता है? न्यूक्लियस डिस्कवर होता है। और कौन करेगा? रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस डिस्कवर करते हैं। उसके बाद 1838 में प्लांट को स्टडी किया जाता है। 1839 में एनिमल को स्टडी किया जाता है। और इसके बाद क्या दी जाती है? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दी जाती है। उसके बाद हमारे पास आएगा 1855। 1855 में क्या होता है? रडोल्फ। क्या आएगा? रडोल्फ विर्चू। रडोल्फ विर्चू ये एक कॉन्सेप्ट देते हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? ओमनस सेलुलर ई सेलुला। तो ये बेटा कॉन्सेप्ट जो है ये रडोल्फ विर्चू देते हैं। और फाइनली तौर पर हमारे पास सेल वॉल से आगे की तरफ मूव करते हैं। देखिए, उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज कौन सा बनता है? सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर कितनी होती है? सेल स्ट्रक्चर 4। नंबर 1 सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटन एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में से एक एमसीक्यू बनेगा कि ग्लाइकोलाइसिस के जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कहां पर होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। उसके बाद साइटोस्केलेटन जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो सेल की शेप को क्या करते हैं? मेंटेन। तो यहाँ पे लिखूंगा सेल शेप को क्या किया जाएगा? मेंटेन। और माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं ये सेल शेप को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। एक सेल शेप को मेंटेन करेगा, दूसरी सेल शेप को क्या करेगा? चेंज करेगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये और भी कुछ चीजें बनाते हैं। नंबर 1 फ्लैजेला और नंबर 2 सिलिया। तो सिलिया और फ्लैजेला को बनाने में किसका रोल रहता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का रोल रहता है। उसके बाद सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस हमारे पास डोजन होती हैं। डबल मेम्ब्रेन कितनी होती है?
कौन कौन से? न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड। और एक नो मेम्ब्रेन होगी जिसका नाम क्या होगा? राइबोसोम। और बाकी जो होती हैं वो क्या होंगे? सिंगल मेम्ब्रेन होती हैं। अच्छा, यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है हमारे पास प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ को लेके। प्लांट की जो प्राइमरी ग्रोथ होती है उसमें प्लांट की क्या इंक्रीज होती है? लेंथ। प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट की क्या इंक्रीज होगी? लेंथ। अगर प्लांट की लंबाई जो है वो लंबी होगी, हम कहेंगे ये प्लांट की कौन सी ग्रोथ है? प्राइमरी ग्रोथ। और अगर प्लांट की जो विड्थ है वो इंक्रीज होगी, उसको नाम देंगे सेकेंडरी ग्रोथ। एमसीक्यू से पूछा जाएगा प्लांट की जो प्राइमरी ग्रोथ है उसका रिस्पांसिबल कौन होता है? आपने कहना है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम। और प्लांट की जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके फैक्टर कौन से होते हैं? जी, लेटरल मेरिस्टेम। उसके कौन से होंगे? लेटरल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम कौन सी ग्रोथ करवा रहा है? प्राइमरी ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टेम कौन सी ग्रोथ करवाएगा? सेकेंडरी ग्रोथ। अब लेटरल मेरिस्टेम जो होगा बेटा, ये दो होती हैं। एक लेटरल मेरिस्टेम की एग्जांपल क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम। उसके बाद आएगा हमारे पास जो राइबोसोम होता है। यूकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो कितने गुना बड़ा होता है? कितने टाइम? 10 टाइम्स। आरबीसी का डायमीटर कितना होता है? आरबीसी का डायमीटर आ गया 1 माइक्रोमीटर। उसके बाद हमारी बॉडी कितनी तरह के सेल से मिलकर बनी है? 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। हमारी बॉडी में, एनिमल की बॉडी में मेन 4 तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यू। अगर मैं बात करता हूं बोन, अगर मैं बात करता हूं कार्टिलेज, अगर मैं बात करता हूं ब्लड, अगर मैं बात करता हूं एडिपोज टिश्यू, ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल में कंसीडर किए जाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं हमारी बॉडी में कौन सा सेल सबसे ज्यादा पाया जाता है? मसल सेल। कौन सा सेल? मसल सेल। प्लांट की बॉडी में कौन सा सेल सबसे ज्यादा पाया जाता है? पैरेन्काइमा सेल। तो प्लांट में सबसे ज्यादा कौन सा है? पैरेन्काइमा सेल। प्लांट में सबसे अबंडेंट सेल रहेगा। और एनिमल के अंदर मसल सेल। मसल सेल जो होगा ये एनिमल के अंदर सबसे अबंडेंट रहने वाला है। उसके बाद हमारे पास आने हैं 1 वे सेक्रेट और 2 वे सेक्रेट। ओके, 1 वे सेक्रेट किसको कहते हैं? तो यहां से एमसीक्यू ये बनेगा कि जाइलम जो होता है वो किन चीजों से मिलके बना होता है? तो क्या क्या नाम देंगे? नंबर 1 वेसल, वेसल एलिमेंट्स, वेसल एलिमेंट। और दूसरा क्या आएगा हमारे पास? ट्रैकिड्स। कौन से आएंगे? ट्रैकिड्स आएंगे। और फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम जो होगा वो किसी से मिलकर बना होगा? सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स। ये भी आपको पता होना चाहिए। सीव ट्यूब प्लस कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल का काम क्या होता है? नहीं, मतलब कंपेनियन सेल क्या करता है? ये प्रोटीन बनाता है। किसको देगा? सीव ट्यूब को। तो कंपेनियन सेल क्या बनाते हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन बनाकर किसको देते हैं? सीव ट्यूब को देते हैं। अच्छा, उसके बाद 2 तरह के ट्रांसपोर्ट होती है, एक्टिव एंड पैसिव। कौन से ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट की आगे कितनी टाइप्स होती हैं? 4। कौन कौन सी? डिफ्यूजन, सैलिड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फिल्ट्रेशन। सैलिड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। और उसके बाद क्या आएगा? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी बॉडी में गैसों का जो तबादला है वो किस मैकेनिज्म के जरिए से हो रहा है? डिफ्यूजन के जरिए से। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो खुराक का एब्जॉर्प्शन है वो किसके जरिए से होगा? डिफ्यूजन के जरिए से। समझ में आ गई बात? याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम एक एनिमल सेल को हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में प्लेस करते हैं, अगर हम एक एनिमल सेल को हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में प्लेस करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा कि फट जाएगा? हरियर श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अगर हम ये इस एमसीक्यू को ऐसे याद रखिए, श्रिंक हो जाएगा। अगर हम एक एनिमल सेल को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में प्लेस करें तो क्या होगा?
ब्रस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रस्ट हो जाएगा। तो ये एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, एमसीक्यूज। अगर हम एक एनिमल सेल को हाइपर में रखते हैं तो वो श्रिंक हो जाएगा। इसको ऐसे याद रखिए, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। हम जब किसी को हाइपो, देखिए दो लोगों की आपस में कन्वर्सेशन चल रही है, अगर एक व्यक्ति जो है वो बहुत गुस्से में बोल रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरा व्यक्ति थोड़ा ढीला हो जाता है कि नहीं हो जाता है ना, तो वो खुद को श्रिंक कर लेता है। इसी तरह से याद रखिए हाइपरटोनिक, जब एक गुस्से में है तो दूसरा क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। और जब सामने वाला ढीला है तो फिर बंदा ऊंचा नहीं बोलना शुरू कर देता है, तो ये ऐसे मैं तुम्हें बताती हूं, है ना, तो फिर हो जाता है। तो जब वो सामने वाला कमजोर है फिर खुद क्या हो जाते हैं? ब्रस्ट हो जाते हैं, फट पड़ता है, क्योंकि एनिमल है ना, इंसान है। चलिए ठीक होगी बात। और अगर हम बात करते हैं आइसोटोनिक की, तो आइसोटोनिक में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें प्लांट सेल की, प्लांट सेल जो है उसको हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में प्लेस किया जाए तो आपने कहना है कि वो क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा। और अगर प्लांट सेल को हम प्लेस करेंगे हाइपोटोनिक में तो वो भी क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। ये दोनों के अंदर बेसिक फर्क भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ तक जितने भी हमारे एमसीक्यू चैप्टर 4 से वो हमने सारे कवर अप कर लिए हैं ऑलमोस्ट। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के जो पेपर में पूछे जाते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाएगा, सेल वॉल से बताने के लिए पूछा जाता है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ए सेलुलर पार्टिकल्स के बारे में। तो आपको याद रखना है, हमने अभी पढ़ा था ए सेलुलर पार्टिकल किसको कहते हैं? वायरसेस को। तो आपने लिख देना कि ए सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं वायरसेस। वायरसेस को किसी भी किंगडम में, और इसके पास क्या होता है? इसके पास या डीएनए होगा या क्या होगा? आरएनए। और ये डीएनए और आरएनए जो होगा वो किसके अंदर इनक्लोज होगा? प्रोटीन के इनवेल्प के अंदर। प्रोटीन के जो इनवेल्प होगा उसके अंदर ये क्या होगा? इनक्लोज होगा, बंद रहेगा। इज इट क्लियर यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपने और क्या याद रखना है? आपने दूसरी चीज बेटा ये याद रखनी है, हमारे पास वो पूछेंगे लाजमी तौर पर व्हाट इज, मैं क्वेश्चन लिख कर लेता हूं पहले, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चौथा क्वेश्चन व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास आएगा व्हाट इज सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे, व्हाट इज डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। और फिर एक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर बेटा उसके बाद आपके पास पूछा जाएगा क्वेश्चन जाइलम के बारे में और फ्लोएम के बारे में, और फिर पूछा जाएगा प्राइमरी ग्रोथ के बारे में, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, और भी क्वेश्चन ध्यान में आ रहा है? न्यूक्लियस के बारे में आपसे लाजमी पूछेंगे, और राइबोसोम के बारे में, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम। तो हम सेल को एक बना लेते हैं यहाँ पर, और सेल को बना के हम जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि चीजें काम कैसे करते हैं। मुझे बता देना कि यहाँ पर ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, यहाँ तक आ रहा है? ये भी नहीं आ रहा? गलत बात है। अच्छा, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक नहीं। हाँ, स्टैंड नीचे हम कर सकते हैं वैसे। अच्छा चलो ठीक है, हम कोशिश करेंगे इसको यहीं पे कवर करने। वैसे ये गाड़ी नुमा बन गया है ना, इस साल तो नहीं लग रहा, हम लंबा लंबा सा बन गया है। चलें इसको हम थोड़ा लंबा करके बना लेते हैं। अभी भी नहीं आ रहा। चलो लाओ इसको रेस करके साइड में बनाते हैं। ये पता नहीं क्या बन गया, खजूर है ना, अजीब बन गया। चलें कौन सी साइड रेस करें? ये वाली? इंसान। चलें हम यहाँ पे एक सेल डेवलप कर लेते हैं और फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं। उसमें सारी चीजें जो हैं वो किस तरह से होती हैं। तो पहली बात, सेल के बाहर वाली जो सबसे मेम्ब्रेन होगी उसको क्या नाम दिया जाएगा? सेल वॉल। क्या नाम दिया? सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ एक सेल में नहीं पाई जाती, और वो कौन सा होगा? एनिमल सेल। कौन सा सेल होगा? एनिमल सेल। सेल वॉल के अंदर वाली साइड पर जो मेम्ब्रेन होगी उसको क्या नाम देंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, उसके बाद सेल वॉल के अंदर सुराख पाए जाते हैं, उन सुराखों को क्या नाम देते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। सेल वॉल में सुराख पाए जाते हैं जिनके जरिए से मटेरियल का एक्सचेंज होता है, उनको क्या नाम देंगे? प्लाज्मोडेस्माटा।
सेल के अंदर हमें फ्लूइड मीडियम देखने को मिलेगा, उस फ्लूइड मीडियम को क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। तो ये आ गया मेरे पास साइटोप्लाज्म। सेल के सेंटर में एक ऑर्गेनेली होगी जिसको क्या नाम दिया जाएगा? न्यूक्लियस का नाम दिया जाएगा, जिसको हम कहेंगे सेल का ब्रेन। सेल का क्या नाम देंगे? ब्रेन ऑफ सेल। अब यहाँ पे सारा जो काम स्टार्ट जी सर ये प्लांट सेल है? ये आपके पास प्लांट सेल कर ले या एनिमल सेल कर ले, क्योंकि अगर प्लांट सेल है तो फिर ये न्यूक्लियस को साइड पे होना चाहिए, अगर एनिमल सेल है तो सेल वॉल को नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन में मैं अब आपको क्या हम चीजें कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं सब, ठीक है? ओके, आई नो वेरी वेल। इधर देखते हैं, न्यूक्लियस की बात करें सबसे पहले, तो न्यूक्लियस में चार चीजें आती हैं। नंबर 1 न्यूक्लियर इन्वेलप। क्या आएगी? न्यूक्लियर इन्वेलप। आपने ये टॉपिक अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो आपने लिखना कैसे है? सबसे पहले आप लिखेंगे न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में। किसने किया जी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831। उसके बाद आप इसका निकनेम लिखेंगे। इसका निकनेम क्या है? ब्रेन ऑफ सेल। उसके बाद ये जनरल नेम आप लिखने हेडिंग देके। उसके बाद डेफिनेशन। डेफिनेशन में आप कहेंगे कि न्यूक्लियस सेल की एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है जो तमाम एक्टिविटीज को क्या करती है? कंट्रोल करती है। उसके बाद हम कहेंगे इसके चार पार्ट हैं। नंबर 1 न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप आपने कहना है दो मेम्ब्रेन पर मुश्किल होती है, इसके अंदर सुराख पाए जाएंगे जिनको क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोपोर का नाम देंगे। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 2 पे न्यूक्लियोप्लाज्म। जिस तरह से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद होगा उसको क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद हमारे पास आएगा व्हाट इज आर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? आपने कहना है कि न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क मीडियम होता है, डार्क रीजन होता है जो कि काफी ज्यादा डार्क होता है, उसको क्या नाम देंगे? दिस वन इज नोन एज अ न्यूक्लियोलस का नाम देंगे। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या देखने को मिलेगा? क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियोलस के अंदर होंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे मिलकर बनते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल के क्रोमोसोम की बात करेंगे तो वो किससे मिलकर बने होंगे? सिर्फ डीएनए से। उसके बाद क्रोमोसोम कहां पर पाए जाते हैं? डीएनए। क्रोमोसोम कहां पर पाए जाते हैं? न्यूक्लियोलस में। तो न्यूक्लियोलस में क्या पाया जा रहा है? क्रोमोसोम। लेकिन एमसीक्यू में ये याद रखना कि क्रोमोसोम हमें दिखाई कब देंगे? क्रोमोसोम हमें दिखाई कब देंगे? माइटोटिक फेज में। वेरी गुड। क्रोमोसोम हमें सिर्फ दिखाई देंगे माइटोटिक फेज में। लेकिन अगर हम इंटरफेज की बात करते हैं तो इंटरफेज में आपको क्रोमोसोम में दिखाई देंगे। क्या दिखाई देगा? क्रोमाटिन। क्रोमाटिन और क्रोमोसोम में फर्क क्या रहता है? अगर हमारे पास क्रोमाटिन जो अगर बिखरा क्रोमोसोम बिखरी हुई फॉर्म के अंदर होगा तो उसको क्या नाम देंगे? क्रोमाटिन। और जब क्रोमाटिन ऑर्गेनाइज होगा तो वो इस शेप के अंदर आ जाएगा, इसको क्या नाम देंगे? क्रोमोसोम का नाम दे देते हैं। उसके बाद देखें, सबसे पहले यहां पर खुराक का एक पार्टिकल आ गया। जैसे ये खुराक का पार्टिकल सेल के करीब आएगा, सेल की जो मेम्ब्रेन होगी जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वो अंदर की जानिब क्या हो जाएगी? इन्वेजिनेट। इन्वेजिनेशन के नतीजे में ये फूड पार्टिकल यहां पर आ जाएगा और ये फाइनली तौर पर सेल के अंदर आ जाएगा। किस मैकेनिज्म के जरिए से? एंडोसाइटोसिस के जरिए से। तो व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? खुराक के पार्टिकल का सेल के अंदर एंटर होने को क्या नाम देंगे? एंडोसाइटोसिस। एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल इनटू सेल इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। दो तरह की होती है, पाइनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। अगर कोई पानी वाला पार्टिकल अंदर आ जाए तो इसको क्या नाम देंगे? पाइनोसाइटोसिस। कोई लिक्विड चीज आती है तो अगर तो कोई लिक्विड चीज आई पाइनोसाइटोसिस है, अगर कोई सॉलिड चीज आई तो फैगोसाइटोसिस का नाम देंगे। अब जैसे ये फूड पार्टिकल अंदर आएगा तो बेटा यहाँ पर क्या बन जाएगा? फूड वैक्यूल। अब मान लें कि ये एक प्रोटीन था, प्रोटीन का मॉलिक्यूल आ गया अंदर, ठीक है, प्रोटीन का। अब ये प्रोटीन जो है ये अंदर आके चाहिए। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, उसका नाम क्या होता है? प्रोटीन को प्रोटीएज। क्या नाम रहता है? प्रोटीएज। वो है ना, एक नजर हटी तो घटना घटी, तो एक्टिव बैठो, ठीक है। हाँ, तो क्या है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीएज। अब ये प्रोटीएज बनेगा कैसे उसको जरा देखिएगा। देखें, न्यूक्लियस में से यहाँ पर सबसे पहले जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम से इंफॉर्मेशन निकलेगी, न्यूक्लियस से बाहर आएगी आरएनए की फॉर्म के अंदर। किस चीज की फॉर्म के अंदर? आरएनए की फॉर्म के अंदर। ये आरएनए आ गया। ये आरएनए आकर अटैच होगा किसके साथ? राइबोसोम के साथ। ये राइबोसोम के साथ अटैच हो गया।
राइबोसोम जो होगा ये इस आरएनए को पढ़ेगा। राइबोसोम खुद किस चीज से मिलकर बना होता है? राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से, ठीक है। ये राइबोसोमल, ये जो राइबोसोम होगा ये इसको रीड आउट करेगा, किसको? मैसेंजर आरएनए को, और रीड आउट करने के बाद यहाँ पर अमाइनो एसिड को बनाएगा और अमाइनो एसिड को अरेंज करके क्या बना देगा? प्रोटीन। और आपको पता है ना कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो इसका मतलब जो प्रोटीएज जो कि एक प्रोटीन है, एंजाइम है, इसको बनाएगा कौन? राइबोसोम। तो मैं यहां से बना देता हूं, मान लें कि ये जो ब्लैक ब्लैक वाला है ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास बन गया बेटा क्या चीज? प्रोटीन, यानी कि प्रोटीएज बन गया, ठीक है। अब ये राइबोसोम जो होता है क्या ये ऐसे मौजूद होता है? आंसर होगा नहीं। सेल के अंदर राइबोसोम जो होता है वो अटैच होता है किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। अगर तो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हुआ तो हम उसको क्या नाम देंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर वो राइबोसोम जो है वो अटैच नहीं है तो हम उसको क्या नाम देंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे देखिए राइबोसोम जो है वो अटैच है तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? हमने कहा इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये ऊपर वाली साइड पे कौन सा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इनकी सरफेस क्या होती है? स्मूथ, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस क्या होती है? रफ होती है। अब बेटा ये राइबोसोम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच है, इन्होंने क्या बना दिया? प्रोटीन। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि राइबोसोम को क्या नाम देते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। अब ये प्रोटीन यहां से जो निकला है, यहां से निकलने के बाद बेटा ये जाएगा गोल्जी अपरेटस के पास। ये आगे बेटा हमारे पास गोल्जी अपरेटस, ये गोल्जी अपरेटस आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये गोल्जी अपरेटस के पास जाएगा। गोल्जी अपरेटस का निकनेम क्या रहता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। तो ये सेल की क्या है? ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है? चेकआउट करना। तो ये क्या करेगा? ये पार्टिकल को चेक करेगा। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल है, तो ये क्या करेगा? प्रोटीन जैसे ही गोल्जी अपरेटस में एंटर होगा ये उसको चेक करेगा। अगर तो कोई गलती हुई, गलती को क्या करेगा? ठीक, और ठीक करने के बाद इसको क्या कर देगा? पैक, और पैक करने के बाद इसको क्या कर देगा? निकाल देगा। जब गोल्जी अपरेटस जो कि जिसको किसने डिस्कवर किया? कैमिलो गोल्जी। कब डिस्कवर किया? 1898। कैमिलो गोल्जी को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1906 के अंदर। तो बेटा जब गोल्जी अपरेटस से इस प्रोटीन को पैक करके बाहर निकाल दिया जाएगा तो इसको आप नाम देंगे गोल्जी वेसिकल। गोल्जी वेसिकल। तो गोल्जी वेसिकल और गोल्जी अपरेटस, इन दोनों को जब हम मिलाकर पढ़ेंगे तो हम इसको कहेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स? गोल्जी अपरेटस एंड गोल्जी वेसिकल, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या नाम देंगे? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब ये जो गोल्जी वेसिकल यहाँ पे निकली है ना, इसी गोल्जी वेसिकल को आप नाम देंगे लाइसोसोम का। और इस लाइसोसोम के अंदर इस वक्त क्या है? एंजाइम। तो सेल के अंदर जो एंजाइम काम करेगा उसको क्या नाम देंगे? इंट्रासेलुलर एंजाइम। तो ये जो एंजाइम होंगे ये जाएंगे, ये जाकर किसके साथ एक्ट करेंगे? प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ। और ये देखिए ये इसके अंदर इसने एक्ट किया और अब इसको क्या करना शुरू कर देगा? डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। जब ये इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करेगा तो खुराक तो रिलीज हो जाएगी, लेकिन कुछ वेस्ट मटेरियल यहाँ पे बन जाएंगे। अब ये जो कुछ वेस्ट मटेरियल होंगे ये एक वैक्यूल में बनेंगे। उस वैक्यूल का नाम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि क्या स्टोर करेगा? वेस्ट मटेरियल। एक वैक्यूल कौन सा होता है? फूड वैक्यूल, जो कि खुराक को स्टोर करेगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वेस्ट मटेरियल को स्टोर करेगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में जो वेस्ट मटेरियल होंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ निकल जाएंगे बाय द मैकेनिज्म ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? किसी भी वेस्ट मटेरियल का सेल से बाहर रिमूव होने को क्या नाम देंगे? एक्सोसाइटोसिस का नाम देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे ऑर्गेनेल्स जो है वो सेल के अंदर एक ही टॉपिक के अंदर कवर कर लिए। इज इट क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं। गोल्जी अपरेटस की है, ऐसे वो भी रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? देखें पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया कितनी मेम्ब्रेन है? डबल। आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल सीधी स्मूथ रहती है। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या बनाएगी? इस तरह से कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग्स बनाती है। ये जो कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग्स होती हैं इनको क्या नाम देते हैं? क्रिस्टा का। क्या नाम देंगे? क्रिस्टा का नाम देते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपने कहा दो मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर जो फ्लूइड मीडियम होगा उसको क्या नाम देंगे? मैट्रिक्स। क्या नाम दिया जाएगा? मैट्रिक्स।
सेल के अंदर 3 ऑर्गेनेली ऐसी होती हैं जिसके पास अपना राइबोसोम भी होता है, जिसके पास अपना न्यूक्लियस क्या मूल्य होता है? अभी है कितना टाइम हो गया? सर 20 मिनट पढ़ेंगे। किस चीज में? 12:30। 12:30 मिनट रहता है ना टाइम। कितने बजे का टाइम दिया था? 12 बजे का। भेज दे जाओ, शर्म कर लो, हंस रही है आपसे। तो 3 ऑर्गेनेलिस के अंदर राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है। कौन कौन सी होती हैं? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा कौन सा होगा? प्लास्टिड। प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट। इनके पास अपना डीएनए भी होता है, इनके पास अपना राइबोसोम भी पाया जाता है। समझ में आ गई बात? और माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन एक्टिव। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए स्पेशलाइज्ड रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर ले यहां पर एक और ऑर्गेनेल दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में से एमसीक्यूज बनेगा। आपने कहना क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किस लिए इन्वॉल्व होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो एमसीक्यूज ये बनेगा कौन सी ऑर्गेनेल फोटोसिंथेसिस करती है? क्लोरोप्लास्ट करती है, क्लोरोप्लास्ट करेगी। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि यहां पर आपको क्या याद रखना है? देखें इधर बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में कितने मेम्ब्रेन है? डबल। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे? थैलाकॉइड। थैलाकॉइड के ढेर को क्या नाम देंगे? ग्रैना। थैलाकॉइड के ढेर को क्या नाम देंगे? ग्रैना। ग्रैना आपस में कनेक्टेड होगा नॉन ग्रीन पार्ट से, इज नोन एज अ इंटरग्रैना। यहां पर आपकी फोल्डिंग्स जो फोल्डिंग्स हमने बनाई थी उसको हमने क्या नाम दिया था? क्रिस्टा। एमसीक्यू में याद रखिए। माइटोकॉन्ड्रिया की फोल्डिंग को क्रिस्टा कहेंगे, क्रिस्टा। गोल्जी एपैरेटस की फोल्डिंग को क्या नाम देंगे? सिस्टर्ना। गोल्जी एपैरेटस की फोल्डिंग्स को सिस्टर्ना, माइटोकॉन्ड्रिया की फोल्डिंग को क्रिस्टा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स को फ्लूइड मीडियम कौन सा है? मैट्रिक्स। न्यूक्लियस के अंदर कौन सा है? न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर कौन सा है? साइटोप्लाज्म। और बेटा आपके पास क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा होगा? स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा होगा? स्ट्रोमा। दोबारा से, माइटोकॉन्ड्रिया का फ्लूइड मीडियम क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स। सेल का फ्लूइड मीडियम साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस का फ्लूइड मीडियम न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड मीडियम स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया की फोल्डिंग्स को क्रिस्टा, गोल्जी एपैरेटस की फोल्डिंग को सिस्टर्ना और बेटा क्लोरोप्लास्ट की फोल्डिंग को थैलाकॉइड। इसको क्या नाम देंगे? थैलाकॉइड। थैलाकॉइड के ढेर को क्या नाम देंगे? ये बेटा पूरे का पूरा क्या आएगा? ग्रैना। और ये ग्रैना जो होगा ये आपस में ये कनेक्टेड होगा ऐसे, इसको क्या नाम दिया जाएगा? दिस वन इज नोन एज अ इंटरग्रैना। जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट में किस जगह पर पाया जाता है? थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। यहां पर बेटा आपको देखने को मिलेगा क्या चीज? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहां पर पाया जाएगा? थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में आपको क्लोरोफिल देखने को मिल जाएगा। इज इट क्लियर? चलिए अब हम उससे आगे देखते हैं चीजें। यहां तक समझ में आ गया सबको? अच्छा, उसके बाद हमारे पास और जो क्वेश्चंस बचते हैं उनमें एक बचेगा व्हाट इज सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट रह गया। ये क्या होते हैं? देखिए प्लास्टिड के 3 टाइप हैं। पहले टाइप का नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। दूसरे का नाम क्या होगा? और तीसरे का नाम? अब क्रोम निकला है कलर से, तो प्लास्टिड की ऐसी टाइप जो पौधे को कलर देती है। ग्रीन कलर के अलावा बाकी तमाम कलर। ग्रीन कलर कौन देगा? क्लोरोप्लास्ट। आपने देखे होंगे फ्लावर वगैरह, तो फूलों का जो रंग होता है वो रेड भी होता है, येलो भी होता है, व्हाइट भी होता है। तो ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर बाकी देगा वो कौन देगा? क्रोमोप्लास्ट। तो इसका मतलब ये हुआ जो खूबसूरत फूल नजर आते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से नजर आएंगे। और जो इंसेक्ट बेटा आके बैठता है, पॉलिनेशन करवाता है, उसमें भी किसका रोल रहेगा? क्रोमोप्लास्ट का। ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कहां पर पाए जाएंगे? रूट्स में। जितना भी खुराक को स्टोर करना है, फूड को स्टोर करना है रूट्स के अंदर, वो कौन करेगा? ल्यूकोप्लास्ट बेटा उसको करेगा। और रूट्स जहां पर खुराक को स्टोर किया जाएगा उसको क्या नाम दिया जाएगा? सिंक। क्या नाम दिया जाएगा? सिंक। और जहां पर खुराक को तैयार किया जाएगा उसको क्या नाम दिया जाएगा? सोर्स। तो प्लांट के अंदर सोर्स कौन होगा? लीव्स। और सिंक कौन होगा? रूट्स। उसके बाद व्हाट इज द सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रियोल के बारे में एक लफ्ज आपने याद रखना है। नंबर 1 वो कौन सा लफ्ज है? आपने कहना है इट इज अ 9 ट्रिपलेट्स। 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल के कितने ट्रिपलेट्स हैं? 9। इधर देखिए
ये आ गया एक माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, ये आ गया दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल, ये आ गया तीसरा माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल 3 हो गए, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? ट्रिपलेट। अब इस तरह के कितने और होंगे? 8। कितने हो गए? 8। एक तो ये हो गया ना, टोटल कितने बन गए? 9। तो 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल को क्या नाम देंगे? सेंट्रियोल। क्या नाम दिया जाएगा? सेंट्रियोल। माइक्रोट्यूब्यूल सेल की शेप को मेंटेन करते हैं कि चेंज? मेंटेन। सिलिया और फ्लैजेला में क्या पाए जाते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद दो सेंट्रियोल जब मिलेंगे, सॉरी दो सेंट्रियोल जब मिलेंगे, ये एक सेंट्रियोल, ये दूसरा सेंट्रियोल, इन दो सेंट्रियोल के मिलने से जो चीज बनेगी उसको क्या नाम देंगे? सेंट्रोसोम का नाम दिया जाएगा। इज इट क्लियर? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में फर्क क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल एक पुराना सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल नया सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल ज्यादा अबंडेंट है, यूकैरियोटिक सेल कम अबंडेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती, यूकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होती है। प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम छोटा होता है, यूकैरियोटिक का राइबोसोम बड़ा होता है। प्रोकैरियोटिक एग्जांपल में क्या आएगा? बैक्टीरिया, इसके एग्जांपल में आ जाएगा, और यूकैरियोटिक एग्जांपल में प्लांट्स और एनिमल्स आ जाएंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद आगे हमारे पास डिफ्यूजन एंड सेलेक्टिव डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन एरिया। ज्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से कम कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ जाने को क्या नाम देंगे? डिफ्यूजन। और व्हाट इज सेलेक्टिव डिफ्यूजन? सेलेक्टिव डिफ्यूजन आपने कहना है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, बट दरमियान में क्या आ जाएगी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसको क्या नाम देंगे? सेलेक्टिव डिफ्यूजन। व्हाट इज ऑस्मोसिस? लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन एरिया टुवर्ड्स हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन एरिया इज नोन एज ऑस्मोसिस। और फिल्ट्रेशन में किसके टाइप आएगी? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी इस्तेमाल होगी? नहीं होगी। और एटीपी इस्तेमाल कहां पर होगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या बोलेंगे? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन एरिया टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन एरिया। जब लो से हाई की तरफ जाएंगे तो एनर्जी इस्तेमाल होगी, जिसको क्या नाम देंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम बात कर लेते हैं जाइलम के बारे में, फ्लोएम के बारे में। नंबर 1, जाइलम एक वन वे सेक्रेट है। वन वे सेक्रेट का मतलब क्या होता है? कि ये सिर्फ पानी को रूट से लीव्स की जानिब लेके जा सकते हैं, लेकिन पानी को वापस लीव्स से रूट की जानिब नहीं ला सकते। नंबर 2, जो फ्लोएम होता है ये खुराक को पत्तों से रूट्स में भी लेके जा सकते हैं और रूट से पत्तों में भी लेके जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये कौन सी सेक्रेट हुई? टू वे सेक्रेट। जाइलम जो होता है वो किस चीज पर मौजूद होता है? वेसल एलिमेंट और ट्रैकियस के ऊपर। वेसल एलिमेंट्स होते हैं जब वो आपस में मिलते हैं, उनके मिलने से क्या बन जाएंगे? लंबे लंबे पाइप्स बन जाएंगे, जिनके जरिए से पानी जो होगा वो रूट से लीव्स की जानिब मूव करेगा। लेकिन उसके पीछे एक थ्योरी लगेगी जिसको हम क्या नाम देते हैं चैप्टर नंबर 9 में? कोहेजन टेंशन थ्योरी। तो पानी मूव करके जाएगा किस थ्योरी की मदद से? कोहेजन टेंशन थ्योरी की मदद से। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्लोएम, तो फ्लोएम के अंदर क्या मौजूद होते हैं? सीव ट्यूब। सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के बिल्कुल साथ में हमें क्या देखने को मिलेंगे? यहाँ पर कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल का क्या काम होता है? प्रोटीन की तैयारी जो है वो किसका काम होता है? कंपेनियन सेल का। और सीव ट्यूब किस में इन्वॉल्व होता है? ये फूड की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। सीव ट्यूब किस में इन्वॉल्व होंगे? फूड की ट्रांसपोर्ट में सीव ट्यूब जो होते हैं बेटा ये इन्वॉल्व होते हैं, और ये टू वे स्ट्रीट में कंसीडर किए जाएंगे। उसके बाद हमारे पास बचते हैं मसल टिश्यू, जिसके ऊपर लॉन्गस बन सकता है। 3 तरह के मसल्स होते हैं हमारे पास: स्मूथ, स्केलेटल, कार्डियक। स्मूथ, स्केलेटल, कार्डियक। तो बेटा यहाँ पर आपको याद कर रखना है, मैं डायग्राम बना देता हूँ। फ्रेम से बाहर है, चलें यहाँ पर आते हैं। तो डायग्राम की मदद से हम कवर करेंगे। नंबर 1 हमारे पास आएगा कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल। कार्डियक मसल हमें दिखाई कैसे देते हैं? ये देखिए जरा गौर से डायग्राम, अगर आपको आ गए तो आप सारा जी जी बेटा स्केलेटल। ये आ गया स्केलेटल आपके पास, और उसके बाद ये आ गया आपके पास ये स्मूथ, और यहां पे मैं बना देता हूं कार्डियक।
ये देखिए इस तरह से जल्दी से देखते जाना आपने। नंबर 1 पहले नंबर पे कौन से मसल हैं? स्केलेटल बनाए गए हैं। दूसरे नंबर पर स्मूथ और तीसरे नंबर पर कार्डियक। बड़ा गलत हो गया, आप लोग गलत लिख पा रहे हैं। ये जो है हमारे पास दीज आर द स्केलेटल, नो सॉरी दीज आर द कार्डियक मसल्स। ये कार्डियक मसल्स हैं, ये स्मूथ हैं और ये कौन से हैं? स्केलेटल मसल है, ये स्केलेटल। नंबर 1 पहला एमसीक्यू, स्केलेटल मसल के एक सेल में कितने न्यूक्लियस हैं? 1 2 3, मैनी न्यूक्लियस पर सेल। स्मूथ में एक सेल में एक न्यूक्लियस और कार्डियक में एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। स्मूथ स्केलेटल मसल में रेगुलर स्ट्राइप्स होंगे, स्केलेटल मसल में रेगुलर स्ट्राइप होंगी। स्मूथ मसल्स के अंदर कोई भी स्ट्राइप मौजूद नहीं होती, देखिए यहाँ पे कोई भी स्ट्राइप नहीं है। और कार्डियक मसल्स के अंदर जो स्ट्राइप होंगे वो क्या होंगे? ये देखिए कोई पता नहीं चल रहा, ऊपर नीचे इरेगुलर स्ट्राइप होंगे, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब तीसरी चीज, स्केलेटल मसल कहां पर होते हैं? हमारे ढांचे में, स्केलेटन में। स्मूथ मसल्स कहां पर पाए जाएंगे? हमारे ऑर्गन्स में, जैसे कि हमारे लंग्स हो गए, हमारे उसके बाद आगे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गए, यहाँ पर स्मूथ मसल्स होंगे। और कार्डियक मसल्स कहां पर पाए जाते हैं? हमारे हार्ट में पाए जाते हैं। फिर आखिरी पॉइंट, इनमें से कौन से मसल्स वॉलंटरी होते हैं, कौन से इनवॉलंटरी होते हैं? जो हमारे कंट्रोल में होंगे उनको क्या नाम देंगे? वॉलंटरी। देखें स्केलेटल मसल, ये मेरा ढांचा, मेरे हाथ मेरे काबू में है, तो इसका मतलब ये कौन सा मसल है? स्केलेटल। क्या हार्ट आपके कंट्रोल में है? तो इसका मतलब वो होंगे इनवॉलंटरी मसल। और कार्डियक मसल कौन से होंगे? इनवॉलंटरी। और इसका मतलब जो स्मूथ मसल है, खाना डाइजेस्ट करना हमारे कंट्रोल में है नहीं, तो इसका मतलब जो खाने के डाइजेशन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो स्टमक में जो मसल है वो स्मूथ मसल्स कहेंगे, वो भी इनवॉलंटरी मसल्स कहलाएंगे। इज इट क्लियर?